पेमेंट ऑफ जीएसटी क्लास 2। लास्ट क्लास में ये टॉपिक चल रहा था, सी इंटर 1। देखना इसमें क्या बचा था। पेज नंबर 289 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 372 हमने कर लिया था, 373 कर लिया था हमने। नेक्स्ट पे आ जाओ। 374 पे क्या कह रहा था? जे ने डेलिबरेटली रिड्यूस किया जीएसटी लाइबिलिटी बाय 290 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बाय क्लेमिंग इनएलिजिबल आईटीसी। अब देखो इलस्ट्रेशन 374, इलस्ट्रेशन 374 पेज नंबर 290। जे ने जानबूझ के जीएसटी लाइबिलिटी कम कर ली, आईटीसी क्लेम कर लिया उसने, क्या इन एक्सेस, गलत आईटीसी क्लेम कर लिया 290 का। जैसे समझ लो बिल ज़्यादा बनवा लिए, माल लिया ही नहीं, बिल ले लिए झूठे, माल लिया ही नहीं, ऐसा कुछ। या उसके पास बिल है ही नहीं, क्लेम करना नहीं चाहिए तेरे को। अगर तेरे पास इनवाइस नहीं है क्लेम नहीं करना चाहिए, कर लिया। या फालतू क्लेम कर लिया, माल आया ही नहीं, झूठे बिल ले लिए, जो भी है उसने आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, इनएलिजिबल था 290। या फिर पता है कैसे गलत क्लेम करता है? रॉ मटेरियल खरीदा, आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन वो माल एग्जम्प्ट गुड्स में यूज कर लिया। समझ गए? जो माल तुम खरीद रहे हो उसको आउटपुट लायबिलिटी में एडजस्ट तब करो अगर उससे आप टैक्सेबल गुड्स में यूज करते हो। यूज कर रहे हो एग्जम्प्ट में, और आईटीसी क्लेम करना आपको सेल्फ असेसमेंट है, आप गलत क्लेम कर रहे हो। और पता लगने पे इस पर 24% ब्याज लगा देते हैं वो, क्योंकि एक तो होता है लेट भरना 18%, सेक्शन 50 कहता है गलत क्लेम करना 24% इंटरेस्ट। अब कह रहा है डिपार्टमेंट को पता लगा, उन्होंने शो कॉज नोटिस काटा कि टैक्स इंटरेस्ट के साथ भरो। कब कहा सरकार ने? 24 फरवरी 22 को। एज जीएसटी एक्सपर्ट एडवाइज हिम कि इंटरेस्ट तुझे सेक्शन 50 में देना होगा। कब गलत क्लेम किया था? नवंबर वाला कब क्लेम किया होगा? नवंबर मंथ का टैक्स दिसंबर की रिटर्न में क्लेम किया होगा ना गलत, 3B में, जीएसटीआर 3B में। तो आप देखो कब भरते हैं ये दिसंबर वाली रिटर्न? 20/12/2022 को, 20/12/22 और 21 की बात है, 21। और कब फाइनल टैक्स भर रहा है वो? नवंबर 2021 वाला, दिसंबर 21 में जो जीएसटीआर भी भरनी थी दिसंबर में। अब वो टैक्स विद इंटरेस्ट पेड ऑन कब पे कर रहा है वो? 24 फरवरी 22 में। कितना लेट हो गया देखो, 11 दिन ये दिसंबर के, जनवरी के 31, फरवरी के कितने हो गए? 24। करना टोटल 66 दिन हो गए। 66 दिन का क्या देना पड़ेगा उसे? इंटरेस्ट। 290 गलत क्लेम कर लिया था आपने, इस पे अब 24% पर annum लगेगा 66 दिन का अपॉन 365 दिन। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट बोलो? 12,885, 12,585 290 के साथ जमा करा दो, यानी 3,02,000 समथिंग जमा करा दो। 290 का गलत टैक्स क्लेम किया वो, और 12,000 समथिंग का ब्याज। समझ आ गया? अगर टैक्स लेट भरा होता तो 18% लगता, टैक्स गलत क्लेम किया तो 24% लगेगा। आगे चलो, 375 नंबर कह रहा है जे रजिस्टर्ड डीलर है, जीएसटी सप्लाई करता है गुड्स की। जीएसटीआर 3B अक्टूबर वाली कब भरी? हाँ जी, अक्टूबर वाली कब भर दी? बड़ी लेट भर दी। अक्टूबर वाली जीएसटीआर 3B में तो हिसाब करता है ना कि ये मेरा आउटपुट, ये मेरा इनपुट, टैक्स भरता है। कब भरी अक्टूबर वाली? 375 में। इलस्ट्रेशन 375 में अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B कब फाइल कर रहा है? फाइल्ड ऑन, कब फाइल की? 17 फरवरी 2022। लेट हो गया नहीं ये? कब फाइल करनी चाहिए थी उसको? ये उसने फाइल करनी थी अक्टूबर वाली नवंबर में। ये अक्टूबर वाली ड्यू डेट कब थी? ड्यू डेट थी नॉर्मली 20 नवंबर 21 से लेके एक्चुअल फाइल्ड कब की है? 3B तूने फाइल की 17 फरवरी 22 में। कितना लेट हो गया? नवंबर के कितने दिन? 10।
दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 17, कितने दिन हो गए? 89 डेज लेट हो गया तुम। चोरी चारी तो नहीं किया, गलत आईटीसी तो नहीं क्लेम किया, रिटर्न लेट भरी है, तो तेरा टैक्स जो है पढ़ना क्या बता रहा है? कहते हैं इसका ई लाइबिलिटी रजिस्टर बताता है 339 भरना है और ई क्रेडिट रजिस्टर बताता है 87,750। ऐसा है क्या? डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया इस पे? हाँ जी, डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया क्या? और डिपार्टमेंट एक्शन लेके बंदे को पकड़ता है तो कोई इनपुट क्रेडिट नहीं, ग्रोस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगाता है। ये खुद जा रहा है रिटर्न भरने, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? क्रेडिट लेजर काट के 339,600 माइनस इनपुट पड़ा है 87,750, कितना बचा? ये करना 251,850। कोई चोरी की नहीं, इसलिए 18% लगना चाहिए। 89 डेज का कितना लगना चाहिए? 89 डेज का 11,054 का इंटरेस्ट लगना चाहिए। बोलो कोई डाउट? ये क्वेश्चन थ्योरी की बढ़िया प्रैक्टिस करवा देते हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट पे बात करते हैं। 376 में चलना। अलोक एक रजिस्टर्ड सप्लायर है टैक्सेबल सप्लाई का। एक दो क्वेश्चन रह गए हैं बस इसमें, और ये करके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस की भी, कि भाई 18% कब, 24% कब, गिना कैसे जाना है, नेट पे इंटरेस्ट गिनना है क्रेडिट लेजर वाला काट के, और अगर सरकार एक्शन लेके डिटेक्ट करती है तो ग्रोस पे लगाती है। बताया था ना? पढ़ो 376 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 376 पढ़ना। मिस्टर अलोक रजिस्टर्ड सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स के। 3B जनवरी वाली कब फाइल करते हैं? बड़ी लेट हो गए। जनवरी वाली 20 फरवरी को करनी थी, कब कर रहे हैं? 15 अप्रैल को। तो लगभग 2 महीने, लगभग 5 दिन कम है, लगभग 55-56 दिन लेट हैं, या 53-54 दिन। कहता है प्रेस्क्राइब ड्यू डेट रिटर्न की 20 फरवरी याद दिला रहा है। अमाउंट ऑफ नेट पेबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन सप्लाई मेड बाय हिम फॉर सैड मंथ वर्क आउट टू बी 36,500 विच वॉज पेड ऑन 15 अप्रैल। अच्छा, ये कैश जमा कराना है इसने 36,500 जो कि 15 अप्रैल को करवाया, तो बोलो इस पर कितना लगेगा? ऐसा है, ये टैक्स कैश, कोई क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं पड़ा, ये 36,500 कैश जमा कराना है आपको। 36,500 लेट करवा रहे हो। कितने दिन लेट? 20 फरवरी 28 फरवरी होती है, 8 दिन वो, 31 वो मार्च के, और 15 वो, 8, 31, 15, 8, 31, 15, 54 हो गए क्या? हाँ, 54 दिन का इंटरेस्ट लगा लो। 36,500 पे 18% पर annum 54/365, 972 बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, 377 नंबर पे आ जाओ। ABC लिमिटेड ने 3B जुलाई वाली कब फाइल की? 20 अगस्त। बढ़िया कर दी, जुलाई वाली 20 अगस्त को कर दी ना? सही है, सही कर दी। आफ्टर फाइलिंग GSTR रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस हुआ, सितंबर में जाके पता लगा कि टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 40,000 कम भरा है। बाद में उसे फील हुआ कि भैया फंस जाऊंगा, 40,000 रुपये आउटपुट लाइबिलिटी और बनती है मेरी, मैंने बिल पूरे नहीं चढ़ाए। रह जाते हैं कई बार GSTR 1 में चढ़ाए नहीं पूरे बिल। कब याद आया? खुद याद आ गया, या सप्लायर को रेसिपिएंट ने जब आके टोका ना भी क्या बात, मेरे बिल नहीं चढ़ाए, मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो लड़ाई कर रहा आके, फिर आपको ध्यान आया आप बिल चढ़ाओगे। वो 40,000 रुपये का कम टैक्स भरा है। ABC लिमिटेड ये 40,000 3B सितंबर वाली कब भर रही है? 20 अक्टूबर को जमा करवा रही है। 30,000 कैश लेजर से, 10 क्रेडिट से, जैसे भी 40 जमा कराओगे ना, 40 जमा कराओगे। कहता आपका आंसर क्या होगा? अगर जुलाई 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बंदे ने 20 अक्टूबर को भरी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 40,000 20 अक्टूबर को जमा करवाया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू 30, कैश लेजर के थ्रू 10। कहता है ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर 31 जुलाई को एडिक्वेट बैलेंस है, ई लेजर में और क्रेडिट लेजर में 31 जुलाई को। कहता है थे पैसे थे 40,000। नो अदर सप्लाई हैज बीन मेड, नो टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अदर देन 40,000 मिस्ड आउट टू बी ऑन फॉरवर्ड चार्ज। कह रहा है जुलाई में 40,000 रुपये ही फाइनल है जो कम भरा है। 40,000 रुपये कम भरा है अपने जुलाई का, और कुछ गलती नहीं है। 40,000 टैक्स कम भरा है। कब भरा है? जुलाई वाला कब भरना था? 20 अगस्त को। कब भर रहे हो आप? 20 अक्टूबर में। सितंबर में याद आया तो 20 अक्टूबर, कई दिन बाद याद आया। तो 40,000 रुपये भरने के लिए वो क्या कह रहा है? आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा था
देखो क्या कहता है, इंटरेस्ट सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग 18% पर एनम लगेगा जितने दिन तुम लेट हो गए। ड्यू डेट थी 20 अगस्त, फाइनल कब कर रहे हो? अक्टूबर में जाके। इंटरेस्ट पेबल ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश ओनली इफ रिटर्न टू बी फाइल्ड फॉर अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 39 हैज बीन फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। इन अबव सिनेरियो ABC लिमिटेड डिफॉल्टेड है मेकिंग पेमेंट ऑफ 40,000 सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन द रिटर्न ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। इंटरेस्ट उसे भरना पड़ेगा 40 पे, 21 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का भरना पड़ेगा। ऐसा है, इसमें ना दो बातें सामने आ रही हैं। क्या क्रेडिट लेजर में 20 अगस्त को पड़ा था? अगर क्रेडिट लेजर में 20 अगस्त को पड़ा था तो नेट पे लगा लो। अगर वो तब पड़ा है, अक्टूबर में पड़ा है, यानी उसने जो 40,000 भरा ना अक्टूबर में, उस वक्त पड़ा है कैश लेजर में 30 और 10,000 रुपये कहाँ? क्रेडिट लेजर में 40 भर दिया। सवाल उस वक्त का नहीं है, उस वक्त कैसे भरा, कैसे मर्जी भरो। सवाल यह है कि जब तूने भरना था कब? 31 जुलाई को, सॉरी 20 अगस्त को, तब क्या क्रेडिट लेजर में पड़े थे 10,000 के? नहीं भाई, अगर आपके 10 पड़े थे फिर तो सरकार को आप कह दो जी 10,000 मेरे आपके पास ही पड़े थे, वो एडजस्ट करने थे मैंने, तो मैं 40,000 क्यों, मैं तो 10,000 काट के कितने पे टैक्स दूंगा? 30। याद रखना, क्रेडिट लेजर वाले एडजस्ट होते हैं, कैश वाले नहीं। कैश तो आप कहीं भी यूज़ करो, अपना रिफंड तक भी ले सकते हैं वो। तो क्रेडिट लेजर में 10 पड़े थे अगर कब? 20 अगस्त को, फिर तो आप इंटरेस्ट किस पे दे दो? 30 पे। अगर वो कह रहे जी तब का नहीं पता तब पड़े थे कि नहीं, लेकिन अब जरूर पड़े हैं 20 अक्टूबर को एडजस्ट कर, 20 अक्टूबर को कहाँ से मर्जी टैक्स भरो, उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है तूने डिफ़ॉल्ट किया, 20 अगस्त को भरने थे, नहीं भरे 40,000, 10 तेरे उस वक्त पड़े थे क्रेडिट लेजर में, तो इंटरेस्ट किस पे दे दे? 30 पे। अगर तब नहीं पड़े थे तो इंटरेस्ट किस पे दे दे? 40 पे। ये ऑल्टरनेटिव दिखा रहा है। पहले तो इसने क्या किया, 40,000 पे तूने कम भरे, 40,000 पे इंटरेस्ट लगा के दिखा दिया 18%। कितने दिन लेट हो गया? 20 अगस्त से 11 दिन अगस्त के, 30 सितंबर 41, और 20 दिन किसके? अक्टूबर के 41, और 20 61 दिन का लगा दिया 1203। फिर नीचे इसने ऑल्टरनेटिव में क्या कहा? कहता अगर ABC लिमिटेड ने रिटर्न फाइल कर दी जुलाई वाली 20 अक्टूबर को बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, 20 अगस्त की जगह, और जुलाई वाला टैक्स 20 अक्टूबर को भरा है, तो इंटरेस्ट कैश लेजर से भरा जाए, जो भी भरा जाएगा कैश लेजर से, 21 अगस्त से 20 अक्टूबर 61 दिन का इंटरेस्ट सिर्फ किस पे लगाया गया है? 30,000 रुपये पे लगाया गया है। अब इसमें एक बात और, 377 को राउंड करो। एक बात और, इसमें ना दो सिचुएशन बना रखी हैं कि रिटर्न लेट भरी, बंदे ने रिटर्न लेट भरी तो 30,000 पे वो 10 पड़े थे, 30,000 नेट जो है उस पे इंटरेस्ट लगा दिया गया। पहली सिचुएशन के अंदर वो कह रहा है कि भाई ऑफ interest is payable on net tax liability paid in cash only if return to be filed for tax period under 39 has been filed after the due date of furnishing return. In above scenario ABC Limited ने 40,000 पेमेंट में डिफॉल्ट किया इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अकॉर्डिंगली ग्रोस लाइबिलिटी पे। यानी एक केस में तो कह रहा है तुमने रिटर्न नहीं लेट भरी। नीचे एक क्वेश्चन में ना नीचे एक पैरा था कि मान लो अगर उसने सेकंड पैरा, मान लो 3B जुलाई वाली भरी कब? 20 अक्टूबर को भरी। पहले वाले केस में रिटर्न भरी, पहले वाले केस में क्या उसने रिटर्न भरी? टैक्स कम भरा है। यानी दो बातें हैं, एक में तो कह रहा है रिटर्न ही लेट भरी, कोई बात नहीं कहता, रिटर्न लेट भरी, भरनी थी कब? 20 अगस्त को, भरी कब आपने? सेकंड केस अल्टरनेटिव वाला 20 अगस्त वाली 20 अक्टूबर में भरी। उसमें तो देखो तुम्हारे ऊपर सरकार का कितना पैसा है, 40, 10 क्रेडिट लेजर, 30 पे नेट पे इंटरेस्ट लगा लो। लेकिन पहले वाला केस एक तरह से वो आपको चैलेंज कर सकते हैं, टैक्स चोरी है एक तरह से। क्यों? क्योंकि तुमने रिटर्न भरी, रिटर्न भर दी, तुम्हारे हिसाब से तो सारा क्लियर कर दिया, पर तुमने क्या है
गलत क्रेडिट ले लिया, यानी 40,000 तुम्हारी लाइबिलिटी तुमने क्या बनाई, कम। देखो दूसरे केस में तो आपने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। क्यों? दूसरे केस में तो आपने रिटर्न ही नहीं भरी। जुलाई वाली रिटर्न जो 20 अगस्त को भरनी थी भरी नहीं तो रिटर्न लेट होगी, सरेआम है वो, सरकार को पता है रिटर्न नहीं भरी। सीधा 20 अगस्त की जगह कब भर रहा है, 20 अक्टूबर को। 40,000 टैक्स लेट भरा है 40,000 रुपये, तो उस पर 10 क्रेडिट लेजर में पड़ा था, 30,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगा दो। लेकिन पहले केस में सरकार आपको यूं चैलेंज कर सकती है कि तू रिटर्न भर चुका है, उसी हिसाब से तूने 40,000 का क्या ले लिया, फालतू क्रेडिट ले लिया ना। रिटर्न भरी जा चुकी है और रिटर्न में तूने गलत क्रेडिट लेके 40,000 लाइबिलिटी क्या निकाल दी अपनी, कम। समझ गए ना, रिटर्न भर दी, तुम्हारे हिसाब से तो 40,000 रुपये टैक्स क्या बना, कम भर दिया आपने। ये एक तरह से टैक्स चोरी का केस बन सकता है, मतलब आपने गलत क्रेडिट ले लिया। इस केस में सरकार आपको कह सकती है हम 10,000 एडजस्ट किए बिना तेरे पे इंटरेस्ट कितने पे लगा सकते हैं, 40 पे, हाँ 24 लगा सकते हैं आप, ये कह सकते हो। इसमें 24% अज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें वो थ्योरी लगे तो इस पर अज्यूम किया जा सकता है 24%, क्योंकि इसमें वैसे एक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर वैसा ट्रीट किया जाए कि आपने लेट, वैसे 24% में क्लियर मेंशन है सरकार एक्शन लेके जब आपसे वसूलती है तो 24% वसूलती है। इसके अंदर सरकार का एक्शन नहीं हुआ, वॉलंटरली भर रहे हो, लेकिन आपने गलत मतलब 40,000 रुपये क्लेम कर लिया जो नहीं करना था। 40,000 ग्रोस लाइबिलिटी पे टैक्स है, एज्यूम बेस पे 24% डाल सकते हो, क्योंकि वैसे पता नहीं गलत क्रेडिट क्लेम किया है या कोई बिल गलत चढ़ा दिया है, टैक्स की रेट ज़्यादा लगा दी है। कई बार ऐसा भी होता है टैक्स की रेट कम ज़्यादा लगा दी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर। मान लो टैक्स 12% लगा दिया लेकिन रेट थी 18% उस माल पे, जब ध्यान आया तो वो गलती ठीक करने जा रहा है। गलत क्रेडिट क्लेम नहीं किया उसमें, लेकिन बिल गलत कट गया। बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे की बिलिंग गलत हो जाती है, सामान की वैल्यू गलत हो जाती है, जिस पे टैक्स गलत बन जाता है। जो 24% है वो साफ साफ फ्रॉड है, उसमें लगता है आईटीसी गलत क्लेम करने में। लेकिन ना एरर और भी बहुत हो जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बताएगा। बंदा सामने वाले को क्रेडिट नोट इशू करता है, माल डिब्बे में 12 पीस का बिल काट दिया, डिब्बे में पीस 15 थे, जब याद आया 3 का और नोट काटना पड़ता है डेबिट। डिब्बे में 12 पीस का काट दिया, डिब्बे में पीस 10 थे, तो क्रेडिट नोट भेजा जाता है। रिवाइज इनवाइस ना काट के डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट के लिए भेजे जाते हैं। तो ऐसा केस भी हो सकता है, तो इसलिए शायद 18% चार्ज कर दिया गया। आईटीसी क्लियर कट गलत है तो 24% की एजम्पशन लगा के दे सकते हो आप, और नीचे नोट लगा दो, सपोज आईटीसी हैज़ बीन टेकन रॉन्गली, तो 24 लगा दो। अगर किसी और वजह से है, एरर है, क्लरिकल एरर है, तो 24 का रूल नहीं, 24 स्पेशल है, आईटीसी गलत क्लेम किया तो। ठीक है, तो बस ये है कि एक केस में तो है कि रिटर्न आपने क्या भरी, लेट, उसमें कुछ हाइड आउट नहीं किया आपने, नेचुरल है आप लेट हो गए तो नेट पे लगा दिया। एक केस में आपने कुछ टैक्स गलत पे कर दिया, गलत बिल दिखा दिया, बाद में ध्यान आया, तो उसमें ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। अजम्पशन का स्कोप है, मतलब इसमें पूरा अजम्पशन देंगे आप इसकी। जीएसटी बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, ईसीओ। एक तो 95 वाला है, अगर 95 वाला ईसीओ है, 95 वाले ईसीओ कौन होते हैं, एक तो वही गोआईबो मेक माई ट्रिप वाले होटल बुक करते हैं, एक अर्बन क्लैप वाले वो जो घर में कारीगर भेजते हैं, पार्लर वाले भेज देते हैं, मैकेनिक भेज देते हैं, है ना, अर्बन कैब कंपनी है वो हो गए। एक हो गए ओला उबर वाले जो एग्रीगेटर का काम करते हैं, टैक्सी किसकी, लेकिन वो ऐप मैनेज करते हैं। टैक्स कौन भरते हैं उसमें, ओला उबर। टैक्स कौन भरता है, गोआईबो। टैक्स कौन भरता है, अर्बन क्लैब वाले। इन सब में टैक्स देने की ड्यूटी ही किसकी है, एग्रीगेटर की है। टैक्सी वाले और ये कारीगर और ये रजिस्टर्ड कहाँ होते हैं, अगर ये कारीगर टैक्सी वाले रजिस्टर्ड हो ना, तो ओला वालों को सर्विस दे रहे हैं, ओला वाला आगे दे रहा है, तो वो भी जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। पर नौबत ऐसी आती नहीं, जो रजिस्टर्ड टैक्सी वाला होगा, क्या ज़रूरत है टैक्सी वाला क्यों रजिस्टर करवाए, जब सारी सर्विस ही ओला के थ्रू है, ओला जीएसटी भर रहा है। टैक्सी वाला ओला से ले और आगे जमा करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, फॉर्मेलिटी करे, क्या ज़रूरत है वो, उसको तो तब ज़रूरत है वो ओला के सिवा भी चलता है। तो ओला उबर के सिवा वो प्राइवेट टैक्सी भी टूरिस्ट पर्पज़ से चलाता है,
फिर उसकी चार्ज कलेक्शन अच्छी है, वो रजिस्टर्ड हो सकता है टैक्सी वाला। अगर टैक्सी वाला भी रजिस्टर्ड है तो वो तो ओला वालों को जो सर्विस दे रहा है वो ओला वालों पे क्या लगा देगा, जीएसटी। वैसे 99% ओला से रजिस्टर्ड होने वाले टैक्सी वाले, ओला से जो एफिलेटेड हैं, ओला से कनेक्टेड हैं, उबर से कनेक्टेड हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। क्या फॉर्मेलिटी क्यों करें वो, जब ओला टैक्स भर रहा है उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो टैक्सी वाले रजिस्टर्ड करवाते हैं, जैसे अपने फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, टूरिस्ट पर्पस से पूरे इंडिया लेवल में गाड़ियाँ लेके जाते हैं, एक एक टूर के लाख लाख रुपए ले लेते हैं। वो लोग क्या बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड करवाते हैं। और ओला उबर के थ्रू सर्विस देने वाले कभी रजिस्टर्ड नहीं करवाते, उनमें टैक्स देने की ड्यूटी भी क्या है, ओला उबर की है। तो बता रहा है इको जो है अपने ब्रांड नेम से सर्विस देता है, सप्लायर से कांटेक्ट करके सर्विस एग्रीगेटर देता है। एग्रीगेटर कौन है, ये ओला ऐप वाले, उबर ऐप वाले, गोइबो वाले, मेक माई ट्रिप वाले। ये अपनी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होता है अपने मोबाइल से और उसके थ्रू बुकिंग होती है। जैसे ओला उबर कह रहा है, होटल हो गए जैसे गोइबो वगैरह बुक कर रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा 95 में, ये करवाएंगे ओला उबर वाले रजिस्टर्ड करवाएंगे, बताया था ना। कोई टीसीएस का रूल नहीं लगता इसमें। टीसीएस का रूल तो ओला उबर के अलावा जो इको हैं, जो डीलर उनके थ्रू माल बेचता है, उसमें सेक्शन 52 में टीसीएस काटते हैं, अदर इको वाले डीलर का 1%। नेक्स्ट 378 पढ़ना। मिस्टर जे एक सर्विस दे रहा है उबर कैब की, कोई बंदा मिस्टर जे है उबर कैब से सर्विस लेता है और कहता है 1000 रुपये प्लस 100 रुपये किसको देता है, वो उबर वालों को। इन दिस केस उबर कैब शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। फॉर द रियल ओनर ऑफ कैब शैल चार्ज अमाउंट फ्रॉम उबर कैब। इफ सच अमाउंट इज 800 it will be paid by Uber cab to real owner, but if real owner is also registered under GST, वो 800 पे GST उबर से लेगा। उबर उसका क्या लेगा, क्रेडिट। सीधी सी बात है। उबर वालों ने सर्विस किसको दी, उबर ऐप चला रहे हैं, इन्होंने टैक्सी की सर्विस किसको दी। मान लो एक फैमिली है, सोन कुमार एंड फैमिली, उनको उबर ने क्या दी, टैक्सी की सर्विस दी थ्रू बुकिंग। और ये टैक्सी मान लो मनोहर लाल की है। मनोहर लाल कौन है, टैक्सी ऑनर, ये इनसे एफिलेटेड है। ये वाले सोन वाले ओला उबर को क्या देंगे पेमेंट, 1000 रुपये की देंगे मान लो, प्लस क्या देंगे, जीएसटी। 1000 रुपये पे जीएसटी कितना है, मान लो 10%, मान लो वैसे ही 10% है, कितने रुपए, 100। 1100 रुपये ओला उबर को देंगे। ओला उबर किसको देगा, ये जीएसटी डिपार्टमेंट को। टैक्स देने की ड्यूटी किसकी है, टैक्स यानी जीएसटी पेबल बाय ओला उबर। कितने रुपए देंगे सरकार को, 100 रुपये। यही बात है ना। दुनिया पब्लिक बुकिंग करेगी, ओला पे कैब बुक करेगी, कैब किसी थर्ड पर्सन की है, वो किससे एफिलेटेड है, ओला उबर से। ओला उबर जो पैसे लेगा सोन सिंह परिवार से, उस पर क्या लगाएगा, जीएसटी समेत लेगा, और 100 रुपये ले रहा है जीएसटी सरकार को दे देगा। इसको क्या दे रहे हैं, वो कुछ ओला वाले भी तो कमाते हैं, ये इसको पेमेंट कितनी दे रहे हैं, 800। क्या इस पे जीएसटी है ना, टैक्सी वाले पे कोई जीएसटी थोड़ी है, नो जीएसटी। पर दिक्कत तब है अगर ये मनोहर लाल भी क्या हो गया, रजिस्टर्ड डीलर है टैक्सी का, इसने भी क्या ले रखा है, मतलब जीएसटी नंबर GSTIN ले रखा है, इसके बाद GST9 है, GSTIN है मनोहर लाल के बाद। ये कहता ओला उबर को, भैया तुम मुझे क्या दो, 80 रुपये का तुम भी मुझे जीएसटी दो, 880 रुपये दो, 800 मेरे पैसे और 80 रुपये का टैक्स। अगर ऐसा है तो ओला वाले सरकार को क्या देंगे, 100 नहीं देंगे। आउटपुट टैक्स कितना है उनका, आउटपुट जीएसटी 100 लेस इनपुट जीएसटी पेड टू किसको दिया इन्होंने, मनोहर लाल को। कितने रुपए दिए, 80। 20 रुपये ये नेट पेबल टू जीएसटी डिपार्टमेंट। ये जीएसटी डिपार्टमेंट को कितने देंगे ओला वाले, 20 रुपये। और मनोहर लाल किसको देगा, टू जीएसटी डिपार्टमेंट को मनोहर लाल कितने देगा,
80 रुपये देगा ना। 80 आउटपुट जीएसटी ₹80 पेबल टू जीएसटी डिपार्टमेंट। समझ गए बात। वैसे 99% ये केस नहीं होते, ये मनोहर लाल कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। नॉर्मली छोटे छोटे टैक्सी ड्राइवर ओला उबर से जुड़े होते हैं, तो वो 800 रुपये जो ले रहा है 800 पूरे ले लेगा। हाँ, मनोहर लाल रजिस्टर्ड है तो ओला वालों पे टैक्स लगाएगा, ओला वाले उसका क्या ले लेंगे, इनपुट क्रेडिट। समझ आ गई बात। सरकार की जेब में तो 100 रुपये जाने हैं। अगर वो मनोहर लाल टैक्स ले रहा है ओला से, ओला वाले 80 इनपुट ले लेंगे, 100 में से 20 रुपये सरकार को दे देंगे, 80 रुपये मनोहर लाल दे देगा सरकार को। सरकार के घर में 80 और 20 हो गए। अगर मनोहर लाल रजिस्टर्ड नहीं है तो मनोहर लाल अपने 800 लेके चुप करके बैठ जाएगा, कोई जीएसटी नहीं। और ओला वालों ने जो सोनलाल परिवार से 100 रुपये जीएसटी लिया, वो किसको दे देंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देंगे। कोई क्रेडिट लेना ही नहीं, भरा ही नहीं। जब समझ आ गया। ये तो पहले ही पढ़ चुके हो आप। ये तो अपन ने चार्जेस ऑफ जीएसटी में पढ़ लिया था 95, याद होगा। और पता है सरकार ने रूल क्यों बनाया जब शुरू में आया था? लोग कहते यार सर्विस लेने वाला सोम सिंह पे फैमिली, टैक्सी किसकी, मनोहर लाल की, टैक्स ये क्यों बढ़े? टैक्सी वाला सर्विस दे रहा है, आरसीएम लगाओ तो ये टैक्स बढ़े, एफसीएम लगाएं तो ये टैक्स है। ये बीच में कौन है? ऐप चला रहे हैं ये तो, ना कोई ऑफिस ना अड्डा ना ठिकाना, ऐप चलाने, ये क्यों टैक्स बढ़े? सरकार कहती है जी इनसे टैक्स लेना मुश्किल है। एक छोटे छोटे टैक्सी ड्राइवर से टैक्स वसूलना आसान नहीं है, छोटे छोटे टैक्सी ड्राइवर से। इसलिए सरकार कहती है जी इनसे टैक्स लेना हमें आसान है, एग्रीगेटर से। सरकार को ऐसा लगता है। क्लियर? तो इसलिए रूल बनाया, फायदे में है सरकार। अब आ रही है ना जोमेटो पर टैक्स लगाने का रूल बना रही है ना, बताया था। ई किचन ये पैकिंग पुकिंग देते हैं, जोमेटो पे लगा दो टैक्स, ताकि क्या है, टैक्स की कलेक्शन कंफर्म हो जाए। रेस्टोरेंट से टैक्स वसूलना मुश्किल है, जोमेटो एक बड़ा बिजनेस हाउस है, वो बड़े स्केल पे सर्विस देता है, तो जोमेटो पे टैक्स लगा दिया गया है। अदर इको में आता है वो, जोमेटो अदर इको में, 95 में नहीं आता है। और अदर इको में 1% टीसीएस का भी रूल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 379 बता रहे हैं। यहाँ एक और ये ना 378 तो मैंने बता ही दिया, 20 रुपये टैक्स सरकार को कैसे जाएगा। नेक्स्ट 379, एक और 378 के नीचे एक लाइन है, प्रोवाइडेड दैट अग्रीगेटर शैल नॉट इंक्लूड सच पर्सन हु एनेबल अ पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस एंड वेयर पेमेंट इज collected directly by supplier of service, not by ICO. In such cases, GST is payable by actual supplier, not ICO. सीधी बात। कहता है ICO ने बुकिंग तो करवा दी, पर ICO ऐसा ICO नहीं है 95 वाला जो क्या पैसे खुद लेता हो। अब तो आप पेमेंट किसको देते हैं ऑनलाइन? ओला उबर को। अगर ओला उबर ऐसा कोई लिंक कनेक्ट, मतलब टैक्सी वाला भी देता हो, पर ओला उबर के थ्रू बुकिंग करने का राइट है, रेट मोल भाव करने का राइट है, तो ओला उबर वाले टैक्स देंगे। अगर मैं कहूं कि भी वो कनेक्टिंग लिंक बनाता जरूर है बीच वाला इको, पर उसके बाद मोल भाव या पूरा उतना राइट नहीं है पूरी तरह से बिलिंग का, जैसा कि 95 वालों को होता है, फिर ठीक है, फिर तो इनको साइलेंट ही कर दो। इस तरह के इको साइलेंट कर दो। जीएसटी कौन लगाएगा सीधा? जीएसटी सप्लायर किससे लगाएगा सीधा? कस्टमर पे, जैसे अदर इको में होता है। अदर इको में क्या है, डीलर सीधा माल किसको देता है, बिल किसको देता है? कस्टमर को। जीएसटी कौन वसूलता है? डीलर। टैक्स सरकार को कौन देता है? डीलर। उसमें कंट्रोल उतना नहीं रहता 95 की तरह बीच वाले इको का। इको कमीशन जरूर लेता है सप्लायर पे, हाँ कमीशन पे जीएसटी है, पूरा बिल तो कौन दे रहा है? सीधा डीलर दे रहा है, सीधा कस्टमर को। तो जीएसटी डीलर लगाएगा कस्टमर से सीधा। 379 देखना, मिस्टर जे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो अर्बन क्लैब पे रजिस्टर्ड है, और वो क्लाइंट मिस्टर जे के पास भेज देते हैं, और मिस्टर जे अपने आप मोल भाव करके बिल चार्ज करता है 10,000 प्लस 1800। इसमें मिस्टर जे लायबल है जीएसटी सरकार को देने के लिए। अर्बन क्लैब तो जो कमीशन ले रहा है ना जे से, इलेक्ट्रीशियन से, उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, मान लो 180 रुपये है, 18%। तो जे क्या कर सकता है? उसका क्रेडिट। सीधी बात है, इको ने बुकिंग करवा दी, मोल भाव तक भी नहीं किया, पूरा कंट्रोल सीधा किसका है? इलेक्ट्रीशियन का खुद का। भी तू जा। देखो मैंने कल एक एलईडी खराब होगी, बंदे को फ़ोन किया एक को, वो बंदा कहता है जी ठीक है मैं आपको एक बंदा बता देता हूँ, वो आप
करेगा ठीक। मैंने कहा जी कितने पैसे देने हैं, कहता वो आके देखेगा, वो बात कर लेना आप। यानी इसका मतलब जो जिस थर्ड पर्सन को मैंने फ़ोन किया उसका कोई कंट्रोल नहीं ना, तो इसका मतलब उस पर जीएसटी देने की कोई लायबिलिटी नहीं बीच वाले बंदे पे। एक होता है कि बीच वाला सारी फाइनल कर रहा है रेट, मोल भाव कौन कर रहा है, जिसको मैंने फ़ोन किया, वो आगे किसको भेजे किसको नहीं, मोल भाव वो कर रहा है। तो जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, मीडिएटर की। ये होटल वाले, अर्बन, ओला उबर, इनको मोल भाव करने की पूरी राइट है। ये होटल के रेट खुद डिसाइड करते हैं। होटल बुक करते करते जैसे दिन में बुक करो, रात का बुकिंग महंगी हो जाती है, अर्जेंट बेस पे बुक करना है। लेकिन ये भी होता है कि रात को 9 बजे बुक कर रहे हो, अब बुक करना है आज का होटल, हो सकता है 1/4 रेट में आ जाए, क्योंकि उनको लगता है आज हमारे कमरे खाली पड़े हैं, रात के 9 या 9:30 10 बज चुके हैं, आज का दिन खाली जा सकता है, कर दो भैया जितने में बुक होता है, फ़ायदा भी हो जाता है। और अगर उनके पास एक आधा कमरा खाली हो और आप रात के 9:30 10 बज चुके हैं, अब रूम बुक कर रहे हो और उनके होटल लगभग पैक हैं पूरे, एक आधा रूम खाली है, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हो सकता है होटल 3 गुना रेट में मिले। ये चांस की बात होती है, कई बार फ़ायदा हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है। तो वो बुरे मोल भाव करने की पावर गोइबो वालों को है, वो रेट सेट करते हैं। तो सीधी सी बात, यहाँ पे अर्बन क्लैप ने अगर कोई रेट मोल भाव नहीं किया, आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उन्होंने मिस्टर जे को कहा भाई साहब जाके उनके घर में ठीक कर दें। जे गया, मोल भाव किया, उनसे कितने पैसे ले रहे हैं जे, 10,000 प्लस 18% जीएसटी 1800, और बीच में से कमीशन किसको दे रहा है, वो इलेक्ट्रीशियन जे अर्बन क्लैब वालों को दे रहा है। कितने रुपए कमीशन दे रहा है, मान लो 10%, 1000 रुपये कमीशन देगा, साथ में अर्बन क्लैब वाले क्या लेंगे, जीएसटी 180 सरकार को देंगे। तो वो जे कहेगा सर मैंने आगे से जीएसटी कितना लिया 1800, पर मैंने कमीशन पे जीएसटी पे किया अर्बन क्लैब को 180, काट के कितने रुपए सरकार को भर देगा मिस्टर जे, 1800 माइनस 180, 1620 रुपये सरकार को जीएसटी पे कर देगा। सही है, बोलो कोई डाउट। आईसीआई वाले पे आ जाओ, यही सब आईसीआई में से देखते हैं एक बार। ज़्यादा सेक्शन वेक्शन नहीं लिखे आईसीआई ने, ठीक है, ज़्यादा पीएमटी 09 जरूर लिखो। पीएमटी 09 तो क्या है, पेमेंट ऑफ जीएसटी, रिवाइज कर लेते हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल, यही चैप्टर आईसीआई के स्टडी मटेरियल से अपन क्या है, थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, टॉपिक हमारा यही है, पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ जी, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में आ जाओ, 9.2 पेज पे है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पहली बात तो 9.2 पे बता रहा है टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रा स्टेट में, सीजीएसटी एसजीएसटी इंटर स्टेट में आईजीएसटी जाता है, बाकी टैक्स तो टीडीएस टीसीएस भी पे होता है, याद दिला रहा है। और नोट लगा के देखो 9.3 पे नीचे नोट लगाता है, ये 9.3 पे बॉटम पे कहता है सेक्शन 51-52 टीडीएस टीसीएस के रूल आपको सीए फाइनल में पढ़ाएंगे। यानी यहाँ नहीं पढ़ा रहे हम, लेकिन हाँ पढ़ लो फिर भी आप, क्योंकि सेक्शन 51-52 बार बार परेशान तो कर ही रहा है। तो 51 किस चीज़ का है, सरकार टीडीएस काटती है, कॉन्ट्रैक्टर को 2.5 लाख से ऊपर देती है तो कितना टीडीएस काटती है सरकार, सरकार टीडीएस काटती है 2% टोटल 11। और इको अदर इको 95 के अलावा वाला इको, वो अगर पेमेंट देता है डीलर को क्या काटता है 1%, आधा %। चलो फिर कहता है ई लेजर यूनिक फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, ये यूनिक फीचर है, जीएसटीआई पोर्टल पे डैशबोर्ड पे खुलते हैं जब आप लॉगिन करते हो, ये याद दिला रहा है। फिर हमें कह रहा है 49 से लेके 53 ये सेक्शन इस चैप्टर में कवर है, बाकी कोई खास मैटर नहीं। 49 5 काम का था, 50 इंटरेस्ट का था, 53 वो स्टेट और सेंटर आपस में एडजस्ट करते हैं उसका था। तो 51-52 आपको पता ही है टीडीएस टीसीएस का है। 49-5 मेन है, वो आईजीएसटी पहले एग्जॉस्ट करना पड़ा था ना 49-5। 50 इंटरेस्ट का है, 51 टीडीएस 2% कॉन्ट्रैक्टर का, 52 टीसीएस का है जो कि एप्लीकेबली डिटेल पूछेगा ही नहीं, और 53 में वो सरकारें आपस में एडजस्ट करती हैं ना,
CGST वाले में से IGST में से SGST हो गया है, SGST में से IGST, कभी सेंटर स्टेट को देगा, कभी स्टेट सेंटर को। वो हमारा काम नहीं, वो पोर्टल अपने आप करता है। तो ये सारे सेक्शन यहाँ पढ़ने अपने पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। नेक्स्ट पे डेफिनेशन दोबारा दे रहा है, बहुत बार पढ़ ली। एजेंट, बिजनेस, काउंसिल, GST काउंसिल, सेस क्या है, कैश लेजर। ये देखो पेज नंबर 9.5 में मिडिल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, वही है जो 49(1) में लिखा गया है। तो एक्चुअल में ये क्या है आपको पता है, इसके अंदर कैश जमा करते हो और तरह तरह के टैक्स की पेमेंट, और बहुत से टैक्स आप किसके थ्रू पे करते हो, जैसे इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, फी, ये सब तो पे ही किसके थ्रू होना है, कैश लेजर से। और जो आपका TDS TCS कटता है वो भी कहाँ दिखता है आपके, कैश लेजर, ना कि क्रेडिट लेजर में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मीनिंग नहीं लिखा, IGST का मीनिंग नहीं लिखा, हमें पता है। इनपुट टैक्स सर्विस या गुड्स की अवेलमेंट पे जो टैक्स पे होता है वो इनपुट टैक्स है। क्रेडिट मतलब उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लोकल अथॉरिटी, आउटपुट टैक्स जो सप्लाई पे आपने कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स है। रेसिपिएंट कौन होता है, कौन होता है रेसिपिएंट, जो कंसीडरेशन देगा या कंसीडरेशन नहीं दे रहा पर गुड्स अवेल कर रहा है, कंसीडरेशन नहीं दे रहा सर्विस अवेल कर रहा है, वो क्या होता है, रेसिपिएंट। बहुत बार पढ़ा है। चलो, वैलिड रिटर्न तो सेक्शन 39 में लिखी गई है। टैक्स पीरियड जिसका आप टैक्स भरेंगे वो सब पता है। यहां से शुरू होता है ये, आ जाओ 9.8 से शुरू होती है सारी कहानी। 9.8 पे से क्या, सेक्शन 49 टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की पेमेंट के रिगार्डिंग 49(1) में क्या कहता है, हर एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट, कहता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे होगा। ये तो पता ही है, आपको कोई भी टैक्स पे करना है तो पहले आपको कहाँ जमा कराना पड़ेगा, कैश लेजर में, सीधा कैश। क्या कोई तरीका है कैश टैक्स पे हो जाए, हाँ जी, 5,000 का टैक्स पे करना है किसी बंदे ने, कोई शॉर्टकट है कि कैश लेजर में ना डाले, सीधा 5,000 का टैक्स पे हो जाए ऑफ द काउंटर, ऑन द काउंटर? नहीं, तो वो 10,000 तक का चलान क्या था, कैश लेजर में डालने के लिए, टैक्स पे नहीं होता। वो पता क्या था कि भाई आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS के थ्रू कैश लेजर में नहीं डाल रहे, आप कैश, हार्ड कैश डालना चाहते हो। कैसे, तो आप साइट पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, ई चलान जनरेट होगा जो 14 डिजिट उस पर लगा होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर बैंक में ले जाओ, जो अप्रूव्ड बैंक है उसमें ले जाओ, बैंक का BSR कोड होता है 3 वो और 14 CPIN, 17 डिजिट का क्या बन जाएगा, सिन, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक टैक्स पीरियड में कितना टैक्स दे सकते हो, 10,000 तक। वो टैक्स बैंक में जमा होने का मतलब वहां से कहाँ जाएगा, आपके कैश लेजर में। टैक्स तो कैश लेजर से ही पे करना है, कोई शॉर्टकट और नहीं है। वैसे मैंने बताया था 10,000 से ज़्यादा कब हो सकता है कैश जमा, हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन में बंदा पकड़ा गया, प्रॉपर्टी बेच के वसूलने हैं, या बंदा इधर उधर हो जाएगा। अगर आपको जी ये कैसे जमा कराना है, ऑनलाइन कहता मैं फिर इंतजाम करता हूँ, इधर उधर हो जाएगा, बढ़वा लो। इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया या जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, बेच बूझ के टैक्स भरवाना है, कैश भरवा लो। कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को ये पार होती है, 10 से ज़्यादा भी कैश जमा हो सकता है। इन्हीं ऑफिसर, कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को पावर है क्रेडिट लेजर का पैसा ना यूज़ करने देने का ऑर्डर दे सकता है। अगर उनको लगता है ये क्रेडिट गलत है, कुछ डाउट है इस पर, तो वो रोक लगा सकते हैं कि क्रेडिट लेजर का ये पैसा यूज़ नहीं कर सकते लायबिलिटी पे के लिए। इन्हीं ऑफिसर को पावर है। तो ये 49(1) में क्या कहता है, 9.8 पेज पे, कि आप नेफ्ट करवा सकते हो, RTGS करवा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पैसा अपने कैश लेजर में डाल सकते हो। और वैसे टैक्स की पेमेंट आप क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से करते हो। कैश लेजर में तो डालने पड़ेंगे पैसे। 49(2) कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट के बेस पे रिटर्न फाइल करके आप क्रेडिट ले सकते हो। याद रखना, इनपुट गलत लेना तो आप ही जिम्मेवार हो। सरकार को ना कहना मैंने गलत क्रेडिट लिया, आपने रोका क्यों नहीं। ये तो तेरे को पता होगा तूने माल लिया है कि नहीं, तेरे पास बिल है कि नहीं। खबरदार, अगर तेरे पास बिल नहीं है, तेरे पास माल नहीं आया, सामने वाले ने टैक्स नहीं जमा करवाया, तो तू क्रेडिट ले ले। सामने वाले ने करवा दिया, ना करवा दिया, वो GSTR 1 भरता है। मैंने बताया था ना,
जीएसटी एड1 बढ़ता है, आपके क्रेडिट लेजर में आ जाता है, आप क्रेडिट ले जाते हो, जबकि बाद में पता लगा उसने टैक्स नहीं भरा तो आपने भी क्रेडिट गलत ले लिया है, एक्शन हो सकता है। बिल नहीं आपके पास सबूत में तो भी क्रेडिट ना लेना, माल नहीं आया खाली बिल आया तो भी क्रेडिट गलत ले लिया आपने, नहीं लेना। बताया था ना आईपीआर, सेक्शन 16(2) आईपीआर, इनवाइस हो, पेमेंट हो टू गवर्नमेंट हो और आर रिसीट ऑफ गुड्स हो। 49(3) कहता है कैश लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल है ना, आप उससे माइनर हेड कौन से होते हैं, मेन हेड मेजर हेड कौन से थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस और आईजीएसटी। इन्हीं के आगे जैसे आईजीएसटी है उसके आगे माइनर हेड क्या है, आईजीएसटी टैक्स भरना है, आईजीएसटी लेट होने का इंटरेस्ट भरना है, आईजीएसटी की पेनल्टी या फाइन भरना है, रिटर्न लेट भरने का या पेनल्टी पकड़े जाने की या अदर क्या है। तो आप कैश लेजर से कुछ भी पे कर सकते हो, फ्री हो, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी या टैक्स कुछ भी। 49(4) सीजीएसटी आईजीएसटी की बात करता है, कहता अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर वो यूज हो सकता है क्या पे करने में, आईजीएसटी एसजीएसटी पे करने में यूज हो सकता है, नहीं यूज हो सकता, आपको पता है वो कैश लेजर के सिवा, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी कैश लेजर के सिवा कहीं और से भरी नहीं जा सकती। मेन सेक्शन 49(5) क्या, कैसे मैनर ऑफ एडजस्टमेंट, कैश यूटिलाइजेशन कैसे होगा, पहले आईजीएसटी खत्म कर दो। देखो आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करने के बाद भी आईजीएसटी बचा तो उसको आप आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी पे जैसे चाहे यूज कर लो, पर आपको खत्म पहले क्या करना है, आईजीएसटी का इनपुट खत्म करना है। पढ़ा था ना ये फायदा जिसमें हो वैसे एडजस्ट कर लेना। अगले पेज पे आ जाओ, बस अगले पेज पे ईएफ में कह रहा है, बस एक चीज याद रखना, अगले पेज पे ईएफ, एसजीएसटी सीजीएसटी में से सीजीएसटी एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं हो सकता। 49(6) क्या कह रहा है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सारे दे दिए फिर भी बचा तो रिफंड मांगा जा सकता है। नॉर्मली बता दूं रिफंड वही आदमी मांगते हैं जैसे जो एक्सपोर्ट करते हैं या जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, वो कहते हैं हमारा आउटपुट तो बनेना ही नहीं, हम तो 0% मतलब क्योंकि एक्सपोर्ट करें या ऐसे आगे भी हमारा इरादा ऐसे ही है। तो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा पैसा और कैश लेजर में पड़ा पैसा कभी काम तो आना ही नहीं, क्या मांग लो, रिफंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मिक्स सप्लाई करोगे फिर रिफंड नहीं मिलेगा। एविडेंस, या आपने गलती से ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया तो आपको लगता है जी इतना तो मेरी लायबिलिटी बनेगी नहीं कभी भी, तो आप अपना टैक्स क्या है रिफंड करवा सकते हो। वैसे आसान नहीं होता। इधर लास्ट में बैठो आराम से, अब पूरा मौका मिलता है आपको स्टार्टिंग में, पहले आते हो थोड़ी देर तो सुन लिया, बातें कर लिया करो। अब देखो क्या, एक स्टूडेंट था मेरा, थोड़ा सनकी था, वो ना उससे सनक सवार होगी कि मुझे एयरटेल चलता था, अब तो जियो ज़्यादा चलता है ना अनलिमिटेड, तब अनलिमिटेड नहीं था, कुछ साल पुरानी बात है। सन्नी नाम का स्टूडेंट था, तो उसे ना एक सनक सवार होगी कि मेरे ना रिचार्ज जो होना है ना एयरटेल में ज़्यादा हो, बस उसको पता नहीं क्या भूसवार हो गया कि एयरटेल का बैलेंस देखूँ ना मैं तो ज़्यादा है, उधार मांगता रहता, कहता भाई प्लीज़ 2000 दे दूँगा, ले लिए रिचार्ज, इधर से मांगा रिचार्ज, घर से फीस ली, ट्यूशन की फीस नहीं दी, रिचार्ज कर करके उसका ना 30-35 हज़ार रुपये का एयरटेल में बैलेंस स्टैंड कर रहा है उसका। मैंने उसको कहा भी तू करेगा क्या, तेरा सिम गुम गया और गुम गया, पता नहीं कंपनी वाले वापस दे कि ना दे, रिस्क तो रहता ही है। देखो आजकल तो दे देते हैं, पर पहले तो मुझे ध्यान है नहीं देते थे, नया सिम लो बस जीरो बैलेंस, उसमें जो बैलेंस पड़ा था ख़त्म। अब शायद हो सकता है दे दें, अब तो ना भी दे, क्या है 3 महीने फ्री चलता है, कितने रुपए 300-400 रुपये में क्या है, 200 रुपये बैलेंस ना आएगा, वैसे आ जाता है आजकल, वैलिडिटी उस डेट तक आ जाती है। तो मैंने कहा यार तेरा फ़ोन घूम गया, सिम घूम गया, तू तो 35 हज़ार रुपये लॉस में आ जाएगा, क्यों इतने फ़ोन करने भी नहीं, क्या करना है। कहा नहीं सर बढ़िया है बैलेंस है। बाद में मुझे पता लगा वो सिम बेच रहा है, कहता किसी ने लेना है भाई, मतलब 35 हज़ार दे दो। ये सिम खरीदने का मतलब, नंबर खरीदने का मतलब, मैं आपको एफिडेविट देख के नंबर आपके नाम ट्रांसफ़र करा दूंगा, 35 हज़ार रुपये बैलेंस भी तो लेने हैं आपसे, तो वो बेच रहा है। तो कई फालतू ऐसी किसी ने कैश लेजर में टैक्स बहुत ज़्यादा डाल दिया और उसके पास्ट की रिटर्नों में कभी इतनी लायबिलिटी नहीं दिख रही। बंदे ने कहा ना ना अपने तो टैक्स लाखों में बनने वाले, आप कोई छोटे बिजनेसमैन थोड़ी हैं और कैश लेजर में मोटा पैसा डाले बैठे। कैश लेजर में फिर डाल ले, पहले काम धंधा कर ले,
जब टैक्स पे करने का टाइम आएगा 3B भरने का, उससे 2 दिन पहले जमा करवा ले पैसा, कौन सी बड़ी बात है। और आजकल तो क्या है, आपके पास नहीं है, चलो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग नहीं है, चालान 10,000 से ज़्यादा का नहीं, कोई बात नहीं, बड़े सी एडवोकेट अपने खातों से भर देते हैं, चार्जेस ले लेते हैं। नहीं तो आजकल बाज़ारों में नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाओ, जगह जगह बैठे नहीं, वो 1% कमीशन लेते हैं। लाख रुपए जमा कराना है, करा देंगे, 1,000 रुपये कमीशन लेंगे। वो जान पहचान है, बड़े पैसे कराने हैं तो 0.75 ही ले लेता हो, लाख रुपये करवाने 750 रुपये, और 2 नंबर में और चले जाएंगे, और बढ़िया अपने खातों में दिखेंगे नहीं, इनकम टैक्स को पता नहीं लगेगा। आजकल ये भी यूज़ हो रहा है। लोग, मेरे पास 1-2 बंदे आए, मैंने कहा भैया फ़ौरन जाना था घूमने, मैंने उनसे करवा ले, तेरे खातों में बैलेंस नहीं है तो किससे करवा ले, ये दुकानदार बैठे हैं ना, 700-800 रुपये लगेंगे, लाख फिर करा ले, लाख फिर करवा ले। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है टूर वालों को, उनके थ्रू करवा देंगे, पैसे ट्रांसफ़र उनके खातों से हो जाएंगे। 2 नंबर में पैसे चलेंगे, तेरे खातों में चले गए तो तेरे पास तो वाइट में पैसा नहीं है, घूमने और जा रहा था, फंस जाएगा। तो ये चीज़ है, तो वो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश लेजर में पैसे ज़्यादा आ गए आपके, रिफंड आ सकता है अगर आपकी लायबिलिटी इतनी एक्सपेक्टेड नहीं है या आप एक्सपोर्ट करते हो तो। 49(6) के बाद रिफंड मांग सकते हो। 49(7) क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। वो तो यही है, एक बंदे की लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है, लायबिलिटी रजिस्टर में। पता कैसे लगता है सरकार को, हाँ जी, सरकार को कैसे पता लगता है इसकी लायबिलिटी रजिस्टर में डालें हम। R1 फाइल करेगा, R1 में सारे बिल चढ़ाएगा, रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा और इधर सप्लायर को कहाँ आएगा, लायबिलिटी रजिस्टर में। 49(8) क्या कहता है, एवरी टैक्सेबल पर्सन को अपना टैक्स भरना है और ड्यू इंटरेस्ट फाइन भरना है। कहाँ से, सेल्फ असेसमेंट करना है अपनी रिटर्न के अंदर कि तेरा टैक्स कितना बनता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भरना है, करंट टैक्स पीरियड का कोई पिछला रहता है तो वो भी भरना है। सुनो, प्रीवियस पीरियड का भी भरना है। क्या मैंने बताया कि रिटर्न रिवाइज नहीं होती, पिछले रिटर्न में अगर कोई टैक्स टुक्स कम है ना, वो भी अब रिटर्न में ठीक कर लो, वो भरो, करंट पीरियड का भरो, पिछला भरो, और साथ में कोई फाइन इंटरेस्ट है वो भी भरो। 73-74 में सरकार एक्शन लेके कोई अमाउंट बताती है, वो भी भरो। 49(9) एवरी पर्सन जो टैक्स भर रहा है गुड्स और सर्विस के ऊपर या दोनों के ऊपर, जब तक कि कुछ अलग प्रूव ना हो जाए, कहता है जो तुम टैक्स भर रहे हो रेसिपिएंट को उसका क्या मिलेगा, क्रेडिट। अगर कुछ अलग प्रूव ना हो जाए, भी इनके पास बिल नहीं है, धोखा है, माल की सप्लाई की नहीं, बिल चढ़ाए हैं खाली, ऐसा कुछ प्रूव नहीं होता अगर, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है। जब सप्लायर क्या कर देता है, सप्लायर टैक्स की पेमेंट करेगा, रेसिपिएंट को क्या मिलेगा, उसका क्रेडिट, अनलेस और अदरवाइज एनीथिंग एल्स इज प्रूव्ड, जब तक कि कुछ अलग प्रूव ना हो। 49(10) में क्या कहता है, कहता है एक लेजर के अंदर एक दूसरे में बैलेंस ट्रांसफर हो सकते हैं, खासकर कैश लेजर की बात कर रहा है। कॉमन पोर्टल पे कैश लेजर में टैक्स हेड में पैसा डला है और भरना है, इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, आपस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका ही पैसा है, इंटरेस्ट हेड में पड़ा है, टैक्स पे करना है, कर दोगे। हाँ, कभी कैश लेजर में जमा करवाते वक्त हेड वाइज जमा कराते हैं आप, गलत करा दिया, हो जाएगा आपस में एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आएगी। नेक्स्ट 49(11) क्या कहता है, कहता है वेयर अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट सेम शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड इन सैड लेजर। तो कहता है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जमा करवा दिया तो मान लिया जाएगा इस लेजर में 49(1) के अकॉर्डिंग आपने जो जमा कराना था सही करवाया है। 49(1) कहता है ना, कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करनी है और आपने जो जमा करवाना है वो कैसे करवाना है, मोड बताए हुए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, RTGS, नेफ्ट या उसके थ्रू, कैश चलान के थ्रू, समझा जाएगा। जिस मोड से करवाना था वैसे सही करवाया है। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कहता है डेट ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट के अकाउंट में ही पेमेंट की डेट मानी जाएगी। क्या हुआ, आप चेक दे के आए बैंक में, क्लियर हो रहा 2 दिन बाद, तो भैया सरकार को जमा 2 दिन बाद माना जाएगा, जब सरकार को पैसे मिलेंगे तब जमा माना जाएगा, क्लियर। टैक्स ड्यू का मतलब बिना इंटरेस्ट के है, इंटरेस्ट और ये चीज़ें अलग होती हैं, टैक्स ड्यू अलग होता है। टैक्स की पेमेंट तो क्रेडिट लेजर से हो सकती है, इंटरेस्ट फाइन की नहीं। 53 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ SGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट या IGST टू स्टेट गवर्नमेंट, बताया था ना आपस में,
सेंटर स्टेट एडजस्ट करते हैं, ये 53A सेक्शन कहता है। इसी को एनालिसिस में बता रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सारे रूल जो अभी पढ़े अपन ने, ये सारे समझा रहा है कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर के थ्रू पे होती है, और इनमें जमा कैसे होता है बता चुका हूं, पढ़ लो 9.12 पे। नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, नेफ्ट, या फिर क्या, ओवर द काउंटर चलान। लेकिन कितने रुपए टैक्स पीरियड का मैक्सिमम, 10,000। चलान बैंक में जमा कराना है, कैश दे दो या चेक दे दो, पर चेक जब क्लियर होगा तभी पेमेंट जमा कराई मानी जाएगी। चेक 3 दिन बाद क्लियर हो रहा है तो 3 दिन बाद पेमेंट मानी जाएगी। नीचे एक छोटा डायग्राम टाइप बनाया है, ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ऑफलाइन आरटीजीएस नेफ्ट। आरटीजीएस नेफ्ट क्या होता है, साइट पे जाओ, आरटीजीएस नेफ्ट का क्लिक करो, चलान निकलेगा, वो लेके बैंक में जाओ, पैसे जमा करा दो, क्रेडिट लेजर में पैसे आ जाएंगे। या फिर नेफ्ट आरटीजीएस नहीं करवानी तो पेमेंट चलान कैश भी निकल जाएगा उसके थ्रू, पर कभी भी मैनुअल नहीं चलान भरे जाते, चलान जीएसटी पोर्टल से ही निकलेगा, कभी ऐसे नहीं है बाजार से लेके भर लोगे आप, ठीक है ना। क्रेडिट डेबिट कार्ड भी यूज़ हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड की, और काउंटर पे चलान पे करना है तो 10,000 से ज़्यादा नहीं, आरटीजीएस कितनी भी कर सकते हो। नेक्स्ट, नेफ्ट का मतलब समझा रहा है, आरटीजीएस का मतलब समझा रहा है, ऑफलाइन पेमेंट का मतलब समझा रहा है, काउंटर पे पेमेंट, नेक्स्ट पे में 10,000 से ऊपर नहीं हो सकती, ये समझा रहा है। लेकिन हाँ 10,000 से ऊपर जमा करवा सकते हैं कौन, सरकारी डिपार्टमेंट, और कौन, जब वो अटैचमेंट करना है, एक्शन लेना है, कलेक्शन करनी है सरकार ने, ऑफिसर ने, तो 10 से ज़्यादा जमा हो सकता है, नॉर्मली 10 से ज़्यादा नहीं। इसका भी डायग्राम बना रहा है कि 10,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं, अगर सरकारी डिपार्टमेंट जमा करवा रहा है या प्रॉपर ऑफिसर एक्शन ले रहा है, रिकवरी कर रहा है प्रॉपर्टी अटैच करके, वो जमा करवा सकता है। नीचे, व्हाट्स द मीन ऑफ CPIN, CIN बाकी काम के नहीं है। CPIN क्या है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और SIN क्या है, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 डिजिट का होता है, और ये कितने दिन वैलिड होता है, 15 दिन। 15 दिन में बैंक में करवा दो जमा, वरना वो क्या है, बेकार, नया निकालना पड़ेगा। मैं हुड्डा की पेमेंट देता हूँ कई बार, हुड्डा की 24 घंटे वैलिड होता है चलान। आज रात को मैंने चलान निकाला 9 बजे, कल 9 बजे तक आप बैंक में जाके पैसे जमा करवा दो, अगर 9 बज गए निकल गए नहीं जमा होंगे, पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, उसके अपने रूल हैं। और 24 घंटे, ये तो 15 दिन वैलिड है। और बात, उसमें तो ये भी पंगा है, जब एक चलान निकाल लिया उसको क्लियर करो, अगर एक और चलान निकाल लिया, पहले का क्लियर नहीं किया, पहले वाली चलान की पेमेंट नहीं की, और चलान निकाल लिया, पहले वाला कैंसिल, इनवैलिड हो जाता है। उसके अंदर तो ऐसे सिस्टम है। एक बार हमें पता नहीं था, हम पार्टनरशिप में कोई प्लॉट लिया हुआ था, मैंने कहा भाई नेट बैंकिंग वगैरह नहीं, हम तो आरटीजीएस करवाएंगे। हुडा की साइट पे गया मैं, आरटीजीएस क्लिक किया, जनरेट चलान, चलान निकल आया, जितने रुपए भरे उसमें 5 लाख भरे, मान लो 5 लाख का चलान निकला है, लिखा हुआ है प्लॉट नंबर, ये सारी डिटेल है, बस ईजी है। बल्कि बैंक में जाओ, 2-5 लाख साथ में वो जमा कराओ, ऐसा आरटीजीएस होनी थी। लेकिन क्या हुआ, हमारा एक पार्टनर डबवाली का था, उसको भी मैंने कहा, वो कहता हाँ भाई साहब आप, मैं तो ज़्यादा हमें पता नॉलेज नहीं, आप पोर्टल से चलान निकाल के उसका व्हाट्सएप कर दो, मैं प्रिंट निकाल के मैं भी जमा करा दूंगा। मैंने अपने वाला निकाला, अपने वाला चलान निकाला कि चलो पेमेंट देता हूँ। मुझे पता नहीं था भी ये एक, पहले जब तक एक की पेमेंट ना हो तो दूसरा चलान नहीं निकाल सकते। मैंने एक और चलान निकाल लिया, एक और चलान निकाल लिया, वो डबवाली वाले को भेज दिया, उसने जाके क्या करवा दी, पेमेंट होगी, पेमेंट सही। मेरा चलान क्या हो गया, उससे इनवैलिड, मुझे पता नहीं था, मैं अपना चलान भेज दिया, मैंने बैंक में पैसे भेज दिए, मेरी भी पेमेंट हो गई, आरटीजीएस होगी हुड्डा के नाम पर। हुड्डा पे पैसे नहीं आए, बीच में आ गया सैटरडे संडे, 3 छुट्टियां आ गई, हम कहीं पैसे कहाँ गए, 6-7 दिन पैसे नहीं आए। फिर वहाँ से पता लगा मामला ये है कि भाई पंगा ये हो गया, उनको भी ध्यान नहीं था ऐसा क्यों हुआ, मतलब पैसे आने के बाद भी इनके अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुए। वो कहता है रिफंड हो गई, क्योंकि इन्होंने वो चलान जो है, एक चलान पेंडिंग था, एक और निकाल लिया ऊपर के ऊपर, वो चलान इनवैलिड हो गया। पर बैंक में गए, बैंक को क्या पता, उन्होंने आरटीजीएस कर दी और हो भी गई आगे। अब वो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा पेमेंट को, क्योंकि चलान उसने क्या कर दिया, इनवैलिड। रिफंड आए, फिर वो रिफंड आए, बाद में दोबारा कराए। तो ये सिस्टम होता है, उसमें भी ऐसे ही चलान साइट से निकलता है, इसमें भी साइट से निकलेगा, चाहे आरटीजीएस करवाओ, चाहे कैश पेमेंट कराओ, चेक वगैरह करवाओ, 15 दिन वैलिड है। ये काम नहीं आते इसमें, और BRN वगैरह, ब्रांच का रेफरेंस नंबर जहाँ पे पैसे जमा होंगे चलान के, वो कोई काम का नहीं।
FPB फोकल पॉइंट ब्रांच होती है, ये एक ऑथराइज बैंक जिसमें पैसे जमा होते हैं। फोकल पॉइंट ब्रांच काम नहीं आता ये। नेक्स्ट, हर बैंक को एक फोकल पॉइंट ब्रांच बनानी जरूरी है जहाँ पे टैक्सेस की पेमेंट जमा हो सके, पर चलो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं। आप सीधा कहो जो ऑथराइज बैंक है वहाँ पैसे जमा करा दो बस। नेक्स्ट, क्या मैनुअल चालान भरा जा सकता है? वैट की तरह वैट में भरे जाते थे, छपे हुए लोगों पे कॉपियाँ पड़ी होती थी या फोटोस्टेट करा के आगे आगे ना, अब नहीं होता। पोर्टल से ही चालान निकालना होगा। हर चालान पे एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जिसे CPIN कहते हैं। 3 बैंक के कोड लग के सिन बनेगा। कल को आपके कैश लेजर में पैसे ना आए तो सिन बता के कम्युनिकेट करोगे कि सर मेरा ये सिन नंबर है, पैसे क्यों नहीं आए कैश लेजर में। हाउ मेनी टाइप ऑफ चालान आर प्रेस्क्राइब्ड? चालान इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी या टैक्स की पेमेंट के लिए बनाए जा सकते हैं। चालान 15 दिन वैलिड होता है, मैंने आपको बताया था। एक मैंडेट फॉर्म होता है इसके साथ। जब वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देगा। ना करें तो आप बैंक से भी कांटेक्ट करो और आगे डिपार्टमेंट से भी। डिपार्टमेंट को क्या बताना, आप अपना सिन नंबर, भाई मेरा पैसा क्यों नहीं आया, तो वो चेक कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन करके आपके उस पर डाल देंगे पैसे। रिक्वेस्ट PMT 07 पे जाती है, कोई दिक्कत नहीं है अमाउंट चेक करने की, याद रखने की इसकी। चलो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन कैश लेजर। मैंने बताया ना कैश लेजर का पैसा कैसे यूज होता है आपस में, हेड वाइज पेनल्टी में रखा आपने, पर भरना इंटरेस्ट हो जाएगा, टैक्स वाला इंटरेस्ट में हो जाएगा। कैश लेजर में क्योंकि पड़ा हुआ पैसा आपने जमा करवाया कैश, उसको एक दूसरे में यूज कर सकते हो, पर क्रेडिट लेजर वाला एक दूसरे में यूज नहीं होता। वो तो SGST CGST से नहीं, CGST SGST से नहीं, उसका तो मैनर ऑफ पेमेंट भी है कि पहले IGST यूज़ करो, पर कैश लेजर का इंटर यूज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे मेजर हेड 5, माइनर हेड ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। टैक्स आपको पता ही है, इंटरेस्ट सेक्शन 50, पेनल्टी को गलत चोरी चारी पकड़ा गया माल, फी लेट रिटर्न भरने की फीस, लेट रिटर्न भरने की फीस। चलो, कहता है आपको ये पोर्टल फैसिलिटी देता है, हेड टिक करो, कैश लेजर में पैसा अलग अलग हेड में रखो। पर PMT 09 याद रखना है, इसी सेकंड पैरा में PMT 09 क्या कहता है, इंटर एडजस्टमेंट करनी है। इंटरेस्ट में पैसा पड़ा है, पे करना है ब्याज, ब्याज में पैसा पड़ा है, पे करना है टैक्स, हो जाएगा। PMT 09 सबमिट करके रिक्वेस्ट डाल दो भी मुझे ऐसे यूज़ करना है, हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो जाएगा मेजर हेड से माइनर हेड, माइनर हेड से मेजर हेड, और माइनर हेड में भी आपस में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल दे रहा है, फॉर इंस्टांस रजिस्टर्ड पर्सन ने 1000 रुपये जमा करवाया, इंटरेस्ट कॉलम ऑफ CGST, उसने ना कैश लेजर में कोट किया, इंटरेस्ट के लिए जमा करवाया भी 1000 रुपये, मैं इससे क्या बढ़ूंगा, इंटरेस्ट CGST का, एंड 1000 रुपये जमा करवाया SGST के नाम से इंटरेस्ट, कहता है फीस नहीं इंटरेस्ट। सच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर फॉर्म GST PMT 09 भर के, ये इंटरेस्ट के अमाउंट से फीस भरी जा सकती है क्या? हाँ, मान लो रिटर्न की लेट की फीस भरनी है और आपके पैसे कहाँ जमा है, CGST SGST दोनों में 1000 इंटरेस्ट के नाम से, और आपने जमा करानी फीस, हो जाएगा आपस में एक दूसरे में यूज़ हो जाएगा। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट के लिए क्या जमा कराना पड़ेगा, पोर्टल पे सबमिट करना होगा, PMT 09 सबमिट करना होगा, इंटर यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इंटर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, अदर पेक्युलियर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कहता है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी, क्या देखो वैसे एक बात है, अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स ले सकता है क्या? जब कलेक्ट कर ही नहीं सकता तो फिर वो टैक्स भरने की नौबत आएगी नहीं। ये तो कोई एक्शन उक्शन है, सरकार ने कहा तुझे भरना है इस पर, अगर उसे भरना है और रजिस्टर्ड है नहीं तो उसे टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसके थ्रू अपना टैक्स जो है जमा करवा सकता है। क्लियर, ये चीज़ है। और हाँ, सेकंड नोट, किसी बंदे ने टैक्स वापस लेना है, कैश लेजर में ज़्यादा पड़ा है, वो बंदा कहता है मैंने फालतू करा दिया जी, बनना नहीं है मेरा टैक्स, रिफंड ले ले भाई, रिफंड ले ले। कैश लेजर में जमा तेरे पैसे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये चीज़ है। कहता है रिफंड क्लेम करता है तो डिपार्टमेंट को देखना है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लॉजिक दो, क्यों रिफंड लेना है, लॉजिक दोगे तो सरकार रिफंड शायद दे दे, वरना आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगी, रिजेक्ट, कि तुझसे फ्यूचर में टैक्स तो लेना ही हमने, इसको वापस नहीं करेगी। पहले क्यों नहीं सोच समझ के जमा कराते। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ना, मैसर्स दक्षा एंटरप्राइजेज ने कैश जमा करवाया 10,000 माइनर हेड टैक्स के नाम से, SGST का टैक्स जब पे करूंगा मैं इस नाम से जमा करवाया, जबकि उसकी लायबिलिटी किस चीज़ की है,
वो लाइबिलिटी उसकी है इंटरेस्ट की, तो क्या यूज़ कर लेगा? कैश लेजर में उसके पड़ा है क्या? टैक्स के नाम से, और उसकी लाइबिलिटी रजिस्टर को बताता है तूने देना क्या है? इंटरेस्ट। क्या वो टैक्स वाले में से पे कर देगा? इंटरेस्ट कर देगा। क्या फाइल करना पड़ेगा उसे? PMT 09, हो जाएगा ट्रांसफ़र, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी PMT 09 पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बता रहा है रूल 86A(B). 86B तो मैंने बताया था 99% वाला। नेक्स्ट पे में कहता है जो भी क्रेडिट है ना आपका, कहता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC फॉर टैक्स लाइबिलिटी अंडर RCM। बताया था मैंने, RCM वाला टैक्स कहाँ से भरा जाता है? कैश लेजर। और कंपोजिशन वाला भी कहाँ से? कैश लेजर। और जो आपने किसी का TCS TDS काटा है वो भी जमा कहाँ से करवाना है? कैश लेजर से। सामने वाले के भी कहाँ जाएगा? वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। इंटरेस्ट पेनल्टी भी कहाँ से पे होती है? कैश लेजर से। तो बता रहा है रिवर्स चार्ज वाला अपना आउटपुट टैक्स कहाँ से भरेगा? इनवर्ट सप्लाई पे, कैश लेजर से, और वो क्रेडिट लेजर से नहीं। ठीक, हाँ, जो कैश तूने दे दिया ना, अब कोई बात नहीं, अब तेरे कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा ये? क्रेडिट। अगर मैं RCM वाला डीलर हूँ, मैंने मुझ पे RCM के तहत टैक्स लगा, मैंने भरा, उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? किसने रोका है? क्रेडिट मिल जाएगा। बॉक्स में कहता है इनपुट क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट। रिटर्ने भरते हो उसमें उसके थ्रू पता लगता है किसका इनपुट है किसका आउटपुट है, कितना फाइन पेनल्टी है, उसके थ्रू सेटलमेंट किया जाता है। नीचे बता रहा है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन 49(5). ये आपको मैंने बता दिया था पहले, क्या खत्म हो जाना चाहिए? IGST। और बचा हुआ इनपुट IGST किस में मर्जी यूज़ कर लो, CGST में चाहे SGST में। नेक्स्ट पे भी आ जाओ। बस बॉक्स में एक चीज़ याद दिला रहे हैं नेक्स्ट पे, और ये सेक्शन बड़ा काम का 49(5), सेक्शन 49 सब सेक्शन 5। SGST में से CGST, CGST में से SGST नहीं हो सकते, ये बताया था। कंडीशन फॉर यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर, वो मैंने बताया क्रेडिट लेजर में पड़े पैसे को यूज़ कर सकते हैं आउटपुट लाइबिलिटी में। यस, वैसे क्रेडिट लेजर में एक्सेस पड़े पैसे का रिफंड भी आ सकता है अगर फ्यूचर में आउटपुट टैक्स बनता दिखता नहीं है। आपके पास माल ही नहीं है, आपने माल खरीदा, इनपुट क्रेडिट रजिस्टर में आ गया ना। अब आपने सारा माल एक्सपोर्ट कर दिया, माल जीरो, सामान एक्सपोर्ट कर दिया, SCZ वाले को बेच दिया। आप कहते हो बोलो जब मेरे पास माल ही खत्म हो गया बेचूंगा क्या, और नियर फ्यूचर में भी मैंने एक्सपोर्ट ही करना है, तो मेरा क्रेडिट कहाँ से एडजस्ट होगा? साहब मुझे रिफंड दे दो। लॉजिक दोगे, रिफंड दे सकते हैं वो आपको एक्सपोर्ट के केस में, SCZ के एक्सपोर्ट में। 86B तो क्या कहता था? 90%, बहुत बार बता चुका हूँ। 1% आपको कैश लेजर से देना होगा, पर ये रूल कब एप्लीकेबल है? जब 50 लाख पर मंथ से ज़्यादा आपकी क्या है? टर्नओवर। और ये रूल नहीं लगेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 100% क्रेडिट ले सकते हैं। और जिसने पिछले कर्ता MD कंपनी का प्रोप्राइटर जिसने पिछले 2 साल में लाख रुपए से ऊपर टैक्स भरा हो, वो आदमी 100% क्रेडिट ले सकता है। या जिसने पिछले साल GST रिफंड लिया एक्सपोर्ट की वजह से 1 लाख से ज़्यादा, उसको को तू पूरा 100% क्रेडिट एडजस्ट कर ले। नीचे बॉक्स में कह रहा है, कहता है एक पर्सन रिफंड क्लेम करता है कैश या क्रेडिट लेजर का, तो उसके खातों में डेबिट हो जाएगा, वो तो यही है। कैश लेजर में पैसा पड़ा है, रिफंड लेगा तो डेबिट हो गया, ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिट लेजर में क्रेडिट पड़ा है, रिफंड लेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यस, वो तो होना ही है। रिफंड को सरकार रिजेक्ट भी कर सकती है अगर सरकार को लॉजिक रिफंड का नहीं बनता दिखता, तो जस्टिफिकेशन दो तो रिफंड आएगा। पेज नंबर 20 पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है पता है आपको? जब आप GSTR 1 भरते हो तो सारा वो कहाँ जाके दिखना शुरू हो जाता है? आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर। उसको पे कहाँ से करना है? क्रेडिट लेजर से। क्रेडिट लेजर क्या होएगा? डेबिट। और लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होएगा? क्रेडिट। लाइबिलिटी रजिस्टर में आपकी लाइबिलिटी क्या दिखती है? डेबिट। उसको क्रेडिट करना है कैश लेजर से या किससे? क्रेडिट लेजर से। लेकिन लाइबिलिटी रजिस्टर का इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी कहाँ से? कैश लेजर से ही एडजस्ट हो सकती है, वो याद दिला रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है? टैक्स की पेमेंट किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर फॉर पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। इसमें लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन सा टैक्स दिखता है? पिछले महीनों का गलत भरा वो भी, करंट पीरियड का जो रह गया वो भी, सारा दिखता है। और जो सरकार ने एक्शन लिया चेकिंग चुकिंग के बाद आपका टैक्स फाइनल किया वो भी, ये सब कहाँ दिखता है? आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में। क्लियर? इसको आप पे कर सकते हो क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से।
ये चीज़ें। नेक्स्ट पे में डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कैसे होगा? जो भी इंटरेस्ट, फाइन, लेट फीस है वो सब क्या दिखती है इस रजिस्टर में? डेबिट, लायबिलिटी रजिस्टर। इसको क्रेडिट करना पड़ेगा कहाँ से? कैश या क्रेडिट लेजर से। इंटरेस्ट वगैरह तो कैश लेजर से, फाइन भी कैश लेजर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक लेजर से। नीचे बता रहा है डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर किस चीज़ का होता है? जो आपने टैक्स देना है वो डेबिट। क्रेडिट कहाँ से होगा? कैश क्रेडिट लेजर, वही सारी कहानी। इको वाले और अदर कॉन्ट्रैक्टर टीडीएस टीसीएस एडजस्ट कर सकते हैं अपना, और क्या। अगर मेरी आउटपुट लायबिलिटी 1 लाख है पर मेरा टीसीएस या टीडीएस कटा हुआ है, मैं एडजस्ट करूंगा, और क्या, बेकार थोड़ी जाएगा वो, मैं एडजस्ट करके बाकी का जीएसटी भरूंगा। नीचे कह रहा है न्यू पेमेंट सिस्टम के फायदे क्या है? लाइनों में नहीं लगना पड़ता, कहता है ऑनलाइन टैक्स जमा होता है, ऑनलाइन पे हो जाता है। लाइनों में लग लग के पुराने टाइम बैंकों में देते थे, वो नहीं होता। ऑनलाइन रसीद आ जाती है, पेमेंट करो, चिट आ जाएगी साथ के साथ, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी क्या है? पेमेंट करना पॉसिबल है। मैं अपने क्लाइंट की पेमेंट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। बाद में क्या है, मैं अपनी बुक्स में दिखा दूंगा भी मैंने क्लाइंट की तरफ से भरे और उससे ले लिए। कल को इनकम टैक्स मुझे नहीं कहेगा भी कहाँ से आए, बता दूंगा, मैं सीए हूँ, क्लाइंट का टैक्स भरता हूँ। सिंगल चलान, फॉर्म टू बी क्रिएटेड ऑनलाइन। हाँ, पुराने टाइम में होती थी कई कई कॉपियाँ, आजकल तो पोर्टल से एक चलान निकालो, कैश लेजर में पैसे जमा कराओ। रेवेन्यू सरकार को भी इजीली आता है, पुराने सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वो। ये कहता है पूरा, ये 8 बजे का क्या लिखा है देखना, पेज नंबर 22 पे 9.22 पे 4th पॉइंट के ऊपर 8 बजे वाली पेमेंट भी सेम डे। अब आपको अगर यहाँ पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, इसके लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पुराने सर्विस टैक्स एक्साइज में ऐसा था कि अगर 8 बजे के बाद रात को टैक्स भरते थे तो इस दिन भरा नहीं, अगले दिन भरा माना जाता था। जैसे मान लो 12 जुलाई को 9 बजे टैक्स भरा तो वो 12 जुलाई को भरा नहीं माना जाता था। कब भरा माना जाता था? 13 जुलाई। ये रूल था। अब ये रूल ख़त्म कर दिया गया है। 11:55 पे भी टैक्स पे हो गया ना, तो वो 12 तारीख को ही भरा माना जाएगा। यानी 8 बजे के बाद वाला भी सेम डे भरा माना जाएगा। पुराने रूल ख़त्म हो गए कि 8 बजे के बाद भरा पेमेंट नेक्स्ट डे पेड माना जाएगा। उस पर डेट अगले दिन की आया करती थी ऐसे। नेक्स्ट, चलान ही नहीं निकलता था, अगले दिन निकला करता था चलान पुराने सिस्टम में। अब तो क्या है, जब पे करो साथ के साथ रिसीट आ जाएगी पेमेंट की। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट सेक्शन 50 पे आ गया, बता चुका हूँ। सेक्शन 50, हर पर्सन जो लायबल है टैक्स देने के लिए, लेट टैक्स पे करेगा तो उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। 18% अगर लेट पे करता है 18% देना पड़ेगा। रिटर्न में जितना दिखा रहा है और जितना दिखाना चाहिए उसका डिफरेंस 18% जब भरेगा तब तक। टैक्सेबल पर्सन जो एक्सेस इनपुट गलत लेने की वजह से भर रहा है 24% भर देगा। एनालिसिस में ये सारी कहानी है। आगे अगले पेज पे 24 पे आ जाओ। इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की रेट कितनी 18 या 24 वो लगेगी। कंपटीशन कब से किया जाएगा, कब भरना था, कब भरा, वहाँ से टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये बिलेटेड पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, खुद से भर दो आप वॉलंटरली, ठीक है ना। और इंटरेस्ट आपके क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट दिखेगा, उसे क्लियर करना है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैश लेजर से पे होता है, क्रेडिट लेजर से नहीं। बार बार ये बातें कह रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, अलोक रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटीआर 3B जनवरी वाली 15 अप्रैल को भर रहा है। कब भरनी थी उसने 20 फरवरी को भरनी थी, 15 अप्रैल को भर रहा है। ड्यू डेट क्या है उसकी? 20 फरवरी। इस केस में वो कह रहा है कि उसका 36,500 टैक्स है, तो कितनी लेट हो रहा है वो? 20 फरवरी से 28, 8 मार्च के 31, 15 वो 8, 31 और 15 कितने दिन हो गए? 54 दिन का इंटरेस्ट 972 पे आ चुका है। ये अगला भी आ चुका है, ये आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट पढ़ा था अपने। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इनपुट क्रेडिट, ये सरकारें आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करती हैं, बताया था ना। 53 है पेज नंबर 26 पे। सीजीएसटी में से आईजीएसटी एडजस्ट हुआ, सॉरी एसजीएसटी से अगर आईजीएसटी एडजस्ट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार से मांगेगी। आईजीएसटी में से एसजीएसटी एडजस्ट हुआ तो भारत सरकार स्टेट से मांगेगी।
लेटस रिकैप्चुलेट में सारी कहानी दोबारा बता रहा है 27 नंबर पेज पे। आउटपुट टैक्स का क्या मीनिंग है? जो टैक्स भरना है या फॉरवर्ड चार्ज वाला या रेसिपिएंट और आरसीएम वाला, वो टैक्स खुद भरो या आपकी तरफ से एजेंट भरेगा। वो टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो सप्लाई करता है टैक्स वाली। और नेक्स्ट पे जीएसटी में इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई ये जैसे भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। फीचर पढ़ चुके हैं, इजी सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट की चिट आ जाती है, लाइन में लगना नहीं पड़ता, कभी शाम सुबह कभी भी टैक्स भर सकते हो, ठीक है। और एक चलान जनरेट होता है, वो हर जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट पे ई लेजर सिस्टम, 2-3 तरह के लेजर खुलते हैं, वो डायग्राम बना रहा है। इस डायग्राम के नीचे कैश लेजर बना के दिखा रहा है, कह रहे इसमें टीडीएस टीसीएस भी रिफ्लेक्ट करता है जो आपका कटा हुआ है, और टैक्स भी सारे जो आपने जमा करवाए हैं हेड वाइज वो जो दिखते हैं। 30 नंबर पेज पे क्या कह रहे हैं? टैक्स जमा कैसे करवाना है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करवा दो, कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस, नेफ्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, डायग्राम बता रहा है। लेकिन ओवर द काउंटर कैश या चेक से जमा करवाना है तो एक टैक्स पीरियड में कितना करवा सकते हो? 10,000। एक्सेप्शन है, सरकारी डिपार्टमेंट या ऑफिसर जब्त करता है तो ज़्यादा करवा सकता है। माइनर मेजर हेड कौन से होते हैं बता चुका हूँ। डेट ऑफ डिपॉजिट जब करवाना था, देखो जब सरकार के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे उस दिन टैक्स जमा करवाया माना जाएगा। चेक आपने 12 को दिया लेकिन सरकार के अकाउंट में 14 को क्लियर हुआ वो चेक, 14 को पेमेंट मानी जाएगी। ये चीज़ याद दिला रहा है। क्रेडिट लेजर की एडजस्टमेंट आईजीएसटी पहले यूज़ होगा, बता चुका हूँ। ये डायग्राम से भी समझा रहा है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन से टैक्स दिखते हैं? कैरो दिखा रहा है ना, राइट साइड जा रहा है एरो, पेज नंबर 31 पे। वो कह रहा है पिछले सालों के टैक्स, करंट पीरियड के टैक्स, और सरकार ने जो एक्शन लेके 73-74 के टैक्स बनाए वो सारे टैक्स आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में दिखेंगे। नेक्स्ट, मैनर ऑफ पेकिंग पेमेंट, पेमेंट कैसे होती है? वही कैश लेजर, क्रेडिट लेजर के थ्रू होती है, वो सारी बातें आप बहुत कर चुके हैं। इंटरेस्ट पेज पे नीचे इंटरेस्ट, पर्सन लेट पे करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18, गलत क्रेडिट लेट क्लेम करेगा तो 24, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक। वो सारा इंटरेस्ट ग्रोस लायबिलिटी पे, इंटरेस्ट ग्रोस लायबिलिटी पे लगेगा जब आपने एक्शन प्रोसीडिंग 73-74 की प्रोसीडिंग होने की वजह से टैक्स भरा है, क्रेडिट लेजर के थ्रू भरा है चाहे कैश लेजर के थ्रू भरा है, लेकिन एक्शन होने पे ग्रोस पे लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे यूज होता है वो बता रहे हैं। डेबिट होगा, लायबिलिटी रजिस्टर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और कैश और क्रेडिट लेजर क्या हो जाएंगे? डेबिट। वहां से आपका टैक्स पे होगा। अब नेक्स्ट पे 53 नंबर सरकारें आपस में कैसे एडजस्ट करती हैं वो। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, कुछ एक क्वेश्चन है बताना। रिवाइज हो जाता है इसको करके। देखो बहुत जगह का सेक्शन, जगह जगह रूल नहीं लिखा, रूल तो कोई मेंशन ही नहीं है, और पीएमटी कौन सा नहीं लिखा, पीएमटी 09 लिखा, बस सिंपल थ्योरी पढ़ो बस, ठीक है। अब यही जब जीएसटी फाइनल लेवल में पढ़ेंगे तो रूल्स पे फोकस ज़्यादा होता है। वैल्यूएशन के तो रूल तो हमारे सिलेबस तक में नहीं थे, वैल्यूएशन रूल वो फाइनल में छोड़े गए, तो रूल्स नंबर ज़्यादातर फाइनल के लेवल में आपको दोबारा, क्योंकि जीएसटी ये सारा दोबारा पढ़ोगे, और आईसीआई की बुकलेट फाइनल की ये चैप्टर वाले इतने ही हैं ज़्यादातर, वैल्यूएशन रूल के सिवा, बस सब सेम है। पढ़ना, एग्जामिन द अथॉरिटी वेस्टेड अंडर सीजीएसटी एक्ट फॉर प्रिवेंटिंग अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम यूटिलाइजिंग द इनपुट क्रेडिट अवेल्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। क्या कहता है अथॉरिटी, क्या रूल क्या है? ऐसा है, सरकार का सीधा रूल है कि गलत क्रेडिट ना ले पाए, धोखे से ना ले पाए, तो उन्होंने रूल बना रखा है भाई सामने वाला हमें टैक्स देगा तो हम इधर क्रेडिट देंगे, सामने वाला नहीं देगा टैक्स तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। बाकी तूने प्रोविजनल बेस पे गलत क्लेम कर लिया तो कल को तुझे क्या एक्शन फेस करना पड़ सकता है, कमिश्नर साहब आपका क्रेडिट रोक भी सकता है। अगर कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को शक हो ना कि क्रेडिट गलत ले रखा है तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे वो क्या लगा सकता है? रोक तक भी लगा सकता है, उसको ये पावर है। तो इसका सोल्यूशन पढ़ोगे उसमें यही लिखा गया है कि कमिश्नर लेवल के ऑफिसर क्रेडिट यूज़ करने पे रोक भी लगा सकते हैं लायबिलिटी पे करने के लिए। रिफंड की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी, ताकि कोई गलत टैक्स का बेनिफिट ना उठा सके, उनको पावर दी गई है। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर ए ने 30,000 रुपये का अपना इंटरेस्ट माइनर हेड वाला मेजर हेड आईजीएसटी में यूज़ करना चाहा, क्या वो कर सकता है? क्योंकि माइनर हेड में पैसे नहीं थे। हाँ जी, वो कर सकता है क्या ऐसा यूज़? हाँ
कर सकता है। क्या करना पड़ेगा उसे? PMT 09 की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, इंटरहेड यूज कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना अच्छा है, पढ़ो थर्ड। PPC लिमिटेड ने इनपुट क्रेडिट कितने का? 54,000 का IGST फरवरी 2021 में पर्टिकुलर परचेज पे अवेल किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ अबव परचेज इंडिकेट करता है IGST सप्लायर ने तो 45,000 भरा है एज पर बिल रिसीव। अच्छा, हमने 54,000 क्रेडिट क्लेम किया तो सबूत मिलते हैं कि सप्लायर ने तो कितना टैक्स भरा है? 45,000 टैक्स भरा है। आगे पढ़ो। एज पर द बिल रिसीव एंड GSTR1 अपलोडेड बाय सप्लायर बताता है 45,000 टैक्स भरा है। एग्जामिन करो GST प्रोविजन में कि आप अपना अपडेटेड इन लेजर मेंटेन ऑन बिहाफ ऑफ PPC लिमिटेड, तो आप PPC लिमिटेड को कह दो गलत क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, एक्शन हो सकता है। 9,000 रुपये का आपको क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए। अगर सप्लायर ने आपको GSTR1 में सेल ही इतनी चढ़ाई कि जिसके ऊपर टैक्स ही कितना बनता है? 45,000। अगर आप 54 का क्रेडिट लेंगे तो वो गलत है, तो वो आपको रिवर्स कर लो, नहीं तो सरकार का एक्शन फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तो पढ़ो थर्ड सॉल्यूशन क्या कहता है। PPC लिमिटेड ने कहता है आगे सामने वाला ने क्लेम किया है 54। PPC लिमिटेड अकाउंटेड एंड पेड 45 IGST टू सप्लायर, हाउएवर अवेलमेंट ऑफ इनपुट क्रेडिट कितनी कर ली? 54। तो 49(2) कहता है इनपुट क्रेडिट एज सेल्फ असेसमेंट, आपको क्लेम करना था जितना आपके रजिस्टर में क्रेडिट हो गया वो, पर आपने क्लेम कर लिया 54। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट लेजर जो है अपडेट होना चाहिए सेल्फ असेसमेंट रिटर्न के थ्रू। इनपुट क्रेडिट शोन बाय सप्लायर क्योंकि 45 है, वही कह रहा है सप्लायर की GSTR1 के अकॉर्डिंग क्या है? 45, ठीक है। या उसने टैक्स कम भरा है 45, अगर उसने चढ़ा दिया 54 पर बिल बताता है 45 तो आपको क्लेम 45 करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पकड़ में तो आ ही जाओगे। समझो बात क्या है, सुनो। सामने वाले ने अपनी GSTR1 में जो अमाउंट चढ़ाया, मान लो GSTR1 में 54 चढ़ा दिया, आपके क्रेडिट लेजर में कितना दिखेगा? 54, पर उसने जो बिल दिया ना आपको और जो आपसे पैसे लिए हैं उस पर टैक्स 45 लिया है। उस हिसाब से आपका GST इनपुट क्रेडिट बनते ही कितना है? 45। क्रेडिट लेजर में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है? 54, क्योंकि सामने वाले ने क्या किया है? गलत चढ़ा दिया। तो सामने वाले को ठीक कर भाई, 9,000 रुपये फालतू चढ़ा रहा है और आप क्लेम कितना करो? 45, 54 ना करो। जब आपका है ही 45, बिल ही कितने का है? बिल में कितना है? 45, तो आप 54 कैसे क्लेम कर लोगे? तो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, पड़ा रहेगा क्रेडिट लेजर में 9,000। रिवर्स कब होगा? जब सामने वाला क्या करेगा? अपनी GSTR1 में अगले पीरियड में ठीक करेगा, ये इसको कम कर देगा आउटवर्ड सप्लाई को, तब आपका नाम लिख के। वैसे ना अपने आप नहीं होता ये, ठीक। इसके लिए एक तरीका है, अगला चैप्टर बताएगा। क्या? सप्लायर अब ठीक कैसे करेगा गलती? वो एक नोट काट के दिखा सकता है कि मैं इसका क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट नोट काट रहा हूँ, इतने रुपए टैक्स क्या है ज़्यादा मैंने दिखा दिया है, तो वो अपना वो जो क्रेडिट नोट है ना उसको साइड पे चढ़ा देगा अगले महीने, भाई ये इतने रुपए का टैक्स जो है, इतने 9,000 रुपये का टैक्स क्या है फालतू हो गया था, तो वो ताकि आपके क्रेडिट लेजर से कट जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट नोट में आपका क्या लिखेगा? GSTIN, और दिखाएगा कि 9,000 रुपये का टैक्स क्या लगा दिया गलती से, ज़्यादा चढ़ा दिया, तो वो ठीक कर लेगा उसको। आप नहीं ठीक कर सकते कुछ भी, आप कैसे ठीक करोगे? उसको ही करना पड़ेगा। चलो फोर्थ पढ़ना, क्या कहता है फोर्थ। ABC कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रिटर्न भरने में, सेक्शन 39 का 3B उसने मार्च वाली कब भरी है? कहता है दैट इज 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। डिफॉल्ट किया है, मार्च वाली रिटर्न नहीं भरी उन्होंने, ठीक है। कह रहा है रीजन फॉर सच डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू डिले इन क्लोजर ऑफ बुक्स। कहता है साहब हमने क्यों नहीं रिटर्न भरी? कहता हमारा हिसाब किताब नहीं मैच किया सर, मार्च का खाते खुते मैच मूच नहीं किए, इसलिए हमने मार्च वाली रिटर्न नहीं भरी। फाइनली कब भरी? मई 21 में खाते फाइनल हुए, और इन्होंने पेमेंट लेट फीस के साथ कब दी है? 2,000 रुपये CGST SGST दोनों 2,000 भरा, लेट फीस वगैरह भरी, CGST SGST लेट जमा करवाने की। अकाउंटेंट ABC कंपनी का शॉर्ट ईयर कन्फर्मेशन फॉर द पेमेंट ऑफ सच लेट फीस थ्रू द बैलेंस अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर। इतनी बड़ी कहानी बना रखी है, बात सीधी सी है, रिटर्न भरने में लेट हो गए, क्यों हो गए? कारण बता रहे, क्या करना है हमने,
कारण कहता अकाउंट फाइनल नहीं हुआ इसलिए लेट हो गए। तो चलो वो कहता जी भरा ना 2-2 हज़ार रुपये लेट फीस, 2-2 हज़ार लेट फीस कहाँ से भरी जाएगी? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर से भरी जा सकती है क्या लेट फीस? नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ, हाउ मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर रजिस्टर आर देयर? 3, कैश, क्रेडिट और लाइबिलिटी रजिस्टर। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस? पेमेंट प्रोसेस बहुत बढ़िया है। बढ़िया कैसे है? एक चालान अगर कैश भी देते हो सिन नंबर आएगा, या फिर कैश लेजर से पे करो, लाइनों में लगना नहीं, जब पे करोगे तभी रिसीट आ जाएगी, रात को भी 8 बजे के बाद पे कर सकते हो, सिस्टम है। और ये मैनुअल जमा नहीं होता टैक्स चालान। कैसे होगा? पोर्टल से निकाल के होगा, पर पोर्टल से निकाल के चालान जमा करवाने की पेमेंट की लिमिट कितनी है? 10। नेट बैंकिंग के थ्रू कैश लेजर में टैक्स जमा करवाने की लिमिट नहीं। और हाँ, कैश लेजर में दूसरे अड्डे पड़े हैं तो PMT 09 के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, एक दूसरे में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी बातें आप भर देना। 7, आर द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट मेड अंडर GST? हाँ भाई, अनजस्ट ट्रीटमेंट है ना भाई, मैं अगर आपसे टैक्स ले रहा हूँ तो उसका क्रेडिट आपको मिले, सच्चाई ये है ना। मैंने आपसे टैक्स भी ले लिया और जेब में रख लिया तो ये तो जस्टिस तो नहीं हुआ ना। लो यही कहता है मैं फ्रॉड हूँ, मेरे पे एक्शन होगा अगर मैंने टैक्स ले लिया आपसे और GSTR1 भरूँ ना, आपको क्रेडिट मिले ना, ये अनजस्ट ट्रीटमेंट है ना। मैं अपना फ़ायदा, इसका मतलब मैं टैक्स खा गया, आपको क्रेडिट ना मिलना मतलब मैं टैक्स जेब में डाल गया, गलत है ना। अनजस्ट ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। मीन्स अगर किसी से टैक्स वसूल है तो उस भाई को क्या है, उसका इनपुट क्रेडिट ट्रांसफ़र होना चाहिए, वरना ना इंसाफ़ी है, गलत है। चलो 8, स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर GST वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST कैन बी अवेल्ड। कौन सा GST है जिसमें कोई भी क्रेडिट ले सकते हो किसी चीज़ का? IGST। IGST में CGST भी, IGST भी, UTGST भी और SGST का भी क्रेडिट ले सकते हो। 9, साहिल सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स का कर्नाटका में, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया GST में सितंबर मंथ में एंड विशेज टू पे IGST लाइबिलिटी फॉर द मंथ। सिंस ही इज मेकिंग GST पेमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, he is of the view that he need to mandatorily have online banking facility to make the payment of GST। ऑफलाइन पेमेंट मुझे अलाउड नहीं है, खुद ही ख्याल बना रहा है। कहता क्योंकि मैं नया व्यापारी हूँ, पहली बार टैक्स दे रहा हूँ। कहते इसलिए क्या है? कहता मैं ऑफलाइन दे सकता हूँ कि नहीं, क्या कह रहा है? इसलिए ऑफलाइन मेरे को अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे तो कैसे टैक्स देना पड़ेगा? नेट बैंकिंग से कैश लेजर में डालना पड़ेगा। कहते कहाँ पड़ा? नए रूल अपने ही बना रहा है। कहाँ पड़ा पहली बार वाला कैश चालान नहीं दे सकता? कैश चालान दे सकता है ना, दे सकता है 10,000 तक एक टैक्स पीरियड में। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्राइज साहिल रिगार्डिंग वेरियस मोड ऑफ डिपॉजिट। समझाओ उसे भाई ये तरीके हैं। पूछ रहा है वो, आर मैनुअल चालान अलाउड? वो तो नहीं है भैया, घर बैठे चालान कोई नहीं जमा करा सकते आप। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान? वो जो निकलता है पोर्टल से निकलता है लॉगिन करके, वो चालान कितने दिन वैलिड होता है? 15 दिन। इज क्रॉस यूटिलाइजेशन माइनर माइजर हेड की अलाउड है? यस, पर आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? PMT 05। चले आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10, सुहासिनी इज द रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। कहता है सुहासिनी क्या है? रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ। देखो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है ये मैडम, और कह रहा है बीमार है, बीमार है। कहता है शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसने अक्टूबर के महीने में कोई सर्विस नहीं दी, बीमार थी, काम किया ही नहीं। हाउएवर शी हैड टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हर ऑफिस। कहता ऑफिस तो चल रहा है, स्टाफ तो बैठा है, खर्चे तो कर रही है, बिजली बिल भर रही है, स्टाफ की सैलरी दे रही है और खर्चे भर रही है, लेकिन ये ऑफिस में आ नहीं रही क्योंकि बीमार है, पूरे महीना बीमार है। शी पेड 75,000 टू वेंडर, तरह तरह के वेंडर, किराया, ये वो दिया। टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोक्योर्ड बाय हर। इसने तरह तरह के खर्चे भरे ना, उन खर्चों पे क्या भरा? GST भी। कितना इनपुट GST है इसका? 13,500। आउट ऑफ द टोटल बिल पेड बाय हर, एक बिल 15,000 का रिलेट टू सिक्योरिटी सर्विस अवेल फॉर सिक्योरिटी ऑफ हर ऑफिस। कहते हैं एक बिल 15,000 का, टैक्स 15,000 नहीं। इसने तरह तरह की पेमेंट दी 75,000, उस पर 13,500 का इनपुट टैक्स है।
उसमें से एक बिल ऐसा भी है जो 15,000 रुपये का किसने दिया है, सिक्योरिटी गार्ड की प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को। सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, बढ़िया ऑफिस होगा इनका। तो ये क्या कर रहा है, टैक्स ऑन विच पेबल अंडर रिवर्स चार्ज 2700। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विस पे था ना, रजिस्टर्ड डीलर सिक्योरिटी सर्विस लेता है सामने वाले से, तो टैक्स देने की ड्यूटी किसकी है, सिक्योरिटी सर्विस लेने वाले की। एक्सेप्शन थे, सरकार लेती है सिक्योरिटी सर्विस, तो रूल नहीं लगता ये, ठीक है, FCM लगता है। सुहासनी का ओपिनियन है कि अक्टूबर मंथ में नो GST पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि उसका आउटपुट तो कुछ है नहीं और ITC उसके खाते में अच्छा पड़ा है। क्या सुहासनी सही कह रही है? सुहासनी कह रही है कि मैंने तो आउटपुट तो दिए नहीं, इनपुट ली, तो मेरे को कौन सा टैक्स कैश लेजर से देना है। सही कह रही है, ये गलत कह रही है। कौन सा टैक्स इसको कैश लेजर से देना था, RCM वाला। ये 2700 कहाँ से देना चाहिए था, RCM। कहती फिर मेरे इनपुट में पड़े हैं, वो पड़े हैं, हम कौन सा कहने गायब हो गए। ठीक तो होगी कभी कभी, तब कर लेना यूज़ आउटपुट में से इनपुट। लेकिन फिलहाल तो सिक्योरिटी वाला RCM तो कहाँ से पे करना है, कैश लेजर से। ये गलत सोच रही है कि कैश लेजर के से पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। समझ आए ये चैप्टर, एक छोटा